एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 100 एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये वीडियो छोटी है, मैं जानता हूँ, मुझे कुछ स्पेशल सा कुछ करना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। देखेंगे कल परसों या जब जैसे हिसाब से हो पाएगा उस दिन थोड़ी लंबी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज तो नहीं हो पाया। इसीलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि संगयुआन ने एक इमॉर्टल को रिफाइन कर लिया था यहाँ पे। और वो जो बंदा था, जो एक हेरी मैन था, चूमू कुछ ऐसा नाम था उसका, उसने भी एक रिफाइन करा था। और अपनी जो एक इनहेरिटेंस थी छोटी-सी, एक एक अपने वाले एक हेरी मैन को देके चला गया था। अब वो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड 100। लेट्स स्टार्ट। सेंट्रल कॉन्टिनेंट हु इमॉर्टल बेस्टलैंड स्टारलाइट इमॉर्टल वो फेंगयुआन एक स्टोन नेस्ट के ऊपर खड़ा था। उसने अपनी मर्जी से स्टारलाइट इमॉर्टल को एक्टिवेट करा है। स्टारलाइट का पिलर निकला और सीधा स्टोन नेस्ट में गया। फेंगयुआन ने ध्यान से देखा कि स्टार लाइट हार्मफुल ना हो, काफी सॉफ्ट थी वैसे तो देखने में। नेस्ट के अंदर फॉर्मेशन लगे हुए थे। स्टारलाइट अंदर जाके ब्लू लाइट में एकदम ब्लू लाइट में गया, उसे तोड़ दिया और अंदर जाके जो फ्लोर्स था ना, उन फ्लोर में जाके लगने लगा। अब रूम 1 का सीन देखते हैं। एक हेरीमैन अपना गूवम एक्टिवेट किया, स्टारलाइट को एब्जॉर्ब करके प्रोसेस करने लगा। ये पार्टली प्रोसेस चीज रूम 2 में गई और ऐसे ही रूम 7 के थ्रू जाके स्टार थॉट को रिफाइन होते गए। यानी एक तरीके से इसने एक सिस्टम बना दिया था जिसमें अब एक लाइट आती थी, वो लाइट जाती थी एक रूम से 2 3 4 जितने भी रूम थे, जो हिस्से में डिवाइडेड थे। जैसे किसी को मैंने एग्जांपल में बताया नहीं था कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसमें कोई पैकिंग कर रहा है, कोई टेप लगा रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई ऊपर से दोबारा टेप लगा के पैक कर रहा है, तो लाइन बाय लाइन ऐसे होते हुए जाता है ना। तो सेम ऐसे ही कर दिया था। वो लाइट की हद से और ज़्यादा फास्ट काम हो पा रहा था, ईजी हो गया था और कोई फिक्स नहीं होने वाला था हेरीमैन को ज़्यादा, वरना पहले तो मर जा रहे थे ना बहुत सारे हेरीमैन, तो नुकसान हो रहा था उसका। फेंगमैन जब स्टारलाइट मटेरियल को यूज़ करता है, इतना इतना ज़्यादा मटेरियल मिलता कि हेरीमैन 8 से 9 दिन बिना रुके काम कर सकते थे। पहले जैसे मोटर स्टारलाइट खरीद के गू बनाना पड़ता, अब वो सब चक्कर खत्म हो चुका था, सीधा एक बार में ही काम हो रहा था। इमॉर्टल एसेंस लगता था पर इमॉर्टल गू खरीदने से ज़्यादा महंगा पड़ता था। प्लस नया स्टार थॉट गू रेसिपी सेफर था। पहले हेरीमैन इंजर्ड होते थे या तो डेड हो जाते थे, लेकिन अब नहीं था। फेंगमैन थोड़ा टाइम रुक के ऑब्जर्व करता रहता है, थोड़ा-सा सेटिस्फाई भी फील करता है कि हाँ, सब कुछ सही चल रहा है। हेरीमैन के डेथ्स कम हुए थे और गू प्रोडक्शन तो सेम लेवल पे था, लेकिन बट वही था ना, डेथ में सही हो गया। डेथ नहीं हो रही, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ना। कुछ जा नहीं रहा तो मान लो कुछ आ नहीं रहा तो कुछ जा भी नहीं रहा। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, अब इस रेसिपी में और कुछ इम्प्रूव करने के चांस नहीं है। यानी जितना रेसिपी इम्प्रूव किया जा सकता था, अब इस रेसिपी में और कुछ नहीं कर सकते इम्प्रूव, जब तक स्टार पाथ अटेनमेंट बढ़ता नहीं है या नया रेसिपी नहीं मिलता। क्योंकि अगर वो अपना स्टार पार्ट का जो अटेनमेंट है उसे ग्रो करेगा, तब जाके उसके पास कोई न्यू आइडियाज़ आएँगे कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या ऐड किया जा सकता है, क्या-क्या किया जा सकता है। जितना अभी कर सकता था उतना तो उसने कर दिया था, अब देखेंगे उसके आगे। फेंगयुआन कहता है, ये भी प्रॉब्लम है कि नेस्ट के 6 मतलब 60% रूम एम्प्टी हैं। अगर मेरे पास हेरीमैन होते तो प्रोडक्शन डबल होता। अभी भी वो टोटली ब्रोक था, यानी बहुत कम पैसे बचे हैं। चेंज फ्रॉम इमॉर्टल को रिफाइन करने में सारा इमॉर्टल एसेंस और मटेरियल खत्म हो गए थे। वाइल्ड हेरीमैन को पकड़ने के बाद उन्हें ट्रेन करना पड़ता, जो टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए उसने वो काम तो नहीं करा। उसके पास ट्रेनिंग का भी तरीका नहीं था, तो ऊपर से ये भी दिक्कत थी। बाकी गो इमॉर्टल से स्लेव खरीदना बेस्ट ऑप्शन था, बट उसके पास अभी पैसे नहीं थे। उसका इमॉर्टल एसेंस स्टोरेज भी लो था, सिर्फ 10 बीट्स बचे थे। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, मेरे किलर मूव स्टार पार्ट ये जो कि तीन इमॉर्टल गो लग गए। वांग शांग की टेक्निक्स हैं, पर बिना इमॉर्टल एसेंस के सब बेकार है। यानी जो उसे इतना कुछ मिला भी है, उसमें भी इमॉर्टल बीट्स ही तो लगने हैं। तो एक तरीके से अभी क्या ही करेगा, अभी तो बीट्स भी खत्म हो रखे हैं एकदम। उसके लिए भी सबसे ज़रूरी था इमॉर्टल एसेंस एक्यूमुलेट करना। फिर वो नेस्ट छोड़ के बाकी 2 नेस्ट चेक करने गया। ये दोनों नेस्ट अब हाई लावलान हैंडल कर रही थी। वो स्ट्रेंथ क्यूआई इमॉर्टल को यूज़ कर रही थी ताकि हेरीमैन एएसएफ गो रिफाइन कर सके। एएसएफ गो के अंदर गट्स गो होता था, जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ट्रेजर हेवन में सेल होता था। इन नेस्ट में हर रूम में एक हेरीमैन था। एयरसेक गो रिफाइन करना रिस्की था, फिर भी फुल कैपेसिटी पे काम हो रहा था क्योंकि थर्ड नेस्ट के हेरीमैन इधर से उधर शिफ्ट किए जा रहे थे। पेंगुइन का करंट फोकस था गट्स गो के ट्रेड को एक्सपेंड करना। रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन के बाद उसने फेंग जिंग हुआंग के साथ डील की थी कि वो स्प्लिट एफिनिटी हाउस को लार्ज स्केल पे गट्स को देगा। तो डिमांड तो बढ़ चुकी थी, प्रोडक्शन भी बढ़ाना ज़रूरी था। एक स्टोन नेस्ट में फेंगयुआन ने हाई लाओलन से थोड़ा मिला। हाई लाओलन इन्फो देख रही थी। हाई लाओलन कहती है, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 सेक्स सीक्रेटली शोंग जी सिंह को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुना तुमने ये? फेंगयुआन स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैंने सुना। मोर्टस से चुप सकते हैं, यानी लेकिन कोई मोर्टस नहीं हो सकता। उनकी बात बाहर आई जाती है। मोर्टस की बात भले ना आए, लेकिन गोई मोर्टस की आई जाती है, क्योंकि वो इतने नाम चलता रहता है ना उनका। भले ही सेक्ट चुप रहे,
बट बाकी के जो गूढ़ी मोटर्स है वो तो गॉसिप को एंजॉय करेंगे और फैल ही जाएगी बात। हाई लेवल कहती है परफेक्ट चांस था, अगर हम सॉन्ग जी सिंह को मार देते स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड मिल सकता था। फेंगयुआन कहता है तुम मैटर को सिंपल ले रही हो, सेंट्रल कॉन्टिनेंट नॉर्थर्न प्लेन्स जैसा नहीं है, हम दोनों नॉर्थर्न प्लेन्स के इमोटल्स हैं। अगर हमारी ऑरा एक तरीके से ऑरा लीक हो गया ना तो आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा हमें और फिर हमारे ऊपर भी दिक्कत आएगी, अगर पकड़े गए तो अंजाम बेकार ही होने वाला है। प्लस सॉन्ग जी सिंह स्मार्ट है, एस्केप करने में एक्सपर्ट है, हमारे पास अच्छा इन्वेस्टिगेट मेथड नहीं है, जब तक 10 बड़े सख्त उसे ढूंढ नहीं पाए ट्रू यांग माउंटेन्स वे तो हम कैसे ढूंढ पाएंगे। हाई लॉलन थोड़ा सैड होते हुए कहती है ट्रू सही कह रहे हो तुम, जब से फेंगयुआ ने उसकी सोच बदली थी उसने अपनी कामियां समझ आई थी, यानी अब वो अपने आप को थोड़ा समझने लगी थी। पहले होता था ना इस लड़की में बहुत एरोगेंट था, एकदम एटीट्यूड दिखाती थी कि नहीं फेंगयुआन झूठ बोल सकता है, फेंगयुआन को ये नहीं पता वो नहीं पता क्या पता ऐसे ही बोल रहा हो, मतलब विश्वास नहीं करती थी और अपने आप को ज़्यादा ऊपर दिखाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये बदल गई है, अब धीरे धीरे फेंगयुआन की बातें समझने लग गई है और समझ आ रहा है उसे कि कैसे मतलब चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। वो हर दिन सोचती थी कि कैसे अपने ब्लेस प्लेनेट को मैनेज करे, कैसे रिसोर्स कमाएँ और अपनी कल्टीवेशन को थोड़ा बढ़ाएँ। पर रियलिटी बड़ी टफ थी। स्क्रैच से बिज़नेस स्टार्ट करना मुश्किल था, टाइम भी लगता था और फेलियर्स भी आते थे। अगर प्लान चल भी गया तो मार्केट में टफ कंपटीशन था, प्रॉफिट अनसर्टेन था, यानी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ना भी मिले तो हो सकता है ऐसा। हाई लॉलन ने काफ़ी सोचा, फिर फेरी लीशान के पास एडवाइस लेने भी गई। उसे समझा कि स्क्रैच से बिज़नेस स्टार्ट करना मतलब कितना हेवी लॉस होता है, टफ स्ट्रगल होता है और एंड में प्रॉफिट भी कुछ कंप्लीट होता है या नहीं होता कुछ पता नहीं रहता। तो जब एडवाइस ली थी तो उसे समझ आया था। इसका इमॉर्टल प्रेमिसी 10 एक्सट्रीम टाइप का था जिसमें टाइम फ्लो बहुत फास्ट था और ट्रबलेशन भी डेंजरस था। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने डिसाइड किया कि गट्स गू जैसा यूनिक बिजनेस ही बेस्ट है, जहां मोनोपोली बन सके या फिर फेंगयुआन की तरह मल्टीपल इनकम सोर्स ले सकती, जैसे डोंगफेंग ट्राइब के पास था। जैसे वो था ना फायर ड्रैगन पाइथन्स, रिगेटफुल स्पाइडर, ड्रैगन फिश, अब फेंगयुआन के पास ही आ चुके हैं। पहले तो डोंगफेंग चांगफेंग के थे लेकिन अब फेंगयुआन के हैं ये सब पहले डोंगफेंग चांगफेंग हैंडल करता था लेकिन अब फेंगयुआन के पास एक तरीके से टेक ओवर कर लिया गया। ये देख के हाई लॉलन अट्रैक्ट हो गई स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड के लिए। अगर वो मिल जाए तो उसका बेस स्ट्रांग हो जाता, स्टार लॉर्ड वांगशांग का पूरा बिजनेस उसके हाथ में होता। पर फेंगयुआन ने उसे कभी नहीं बताया कि स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड का असली मालिक वो खुद बन चुका है। अब वो अपने कार्ड्स हिडन रखना पसंद करता था। स्नोई माउंटेन अलायंस एक दिन खत्म हो जाएगा और कौन अलाई रहेगा या एनिमी ये कोई गारंटी नहीं है। अगर हाई लॉरेन को शक होता और वो पूछती तो अलायंस के रूल के मतलब चलते तो फेंगयुआन पे झूठ नहीं बोल पाता, मतलब एक तरीके से फिर क्या करते ना इनडायरेक्टली कंफर्म कर देता। उसका प्लान सिंपल था, जितना छुपा के रख सके उतना छुपा के रखा जाए। अब नेक्स्ट सीन दिखा जाता है ट्रूयांग माउंटेन का, यू मुचुन जिसमें हेरी मैन ब्लड था। इमॉर्टल को डिफाइन करने के बाद जर्नी स्टार्ट की डीप ट्रूयांग बिल्डिंग बिल्डिंग कह रहा हूँ माउंटेन रेंज में। बेन ड्यूइज अलग होने के बाद उसने अपने ट्रैक्स छुपाने के लिए इमॉर्टल किलर मूव यूज करा। एक दिन एक छोटी सी प्लेन वैली के सामने रुक गया, एक इन्फॉर्मेशन पाथ गूवर्म निकाला और हवा में फेंक दिया। जैसे ही गू वर्म गया हवा में रिपल्स आए और एक ब्लड रेड क्रैक ओपन हो गया। यू मुचेन बिना रुके अंदर चला गया। अंदर काफी क्रीपी सीन था, ब्लड लाइट, पॉइजनस स्वैम्प, स्केलेटन हर तरफ पड़े हुए थे। यू मुचेन एकदम देखते हुए कहता है इतने ब्लड सेक्रीफाइस लगता है तू काफी बुरी तरह से इंजर्ड हुआ है। सॉन्ग जीशिंग अच्छा इसने ढूंढ लिया इसको। सॉन्ग जीशिंग अंदर से आवाज करते हुए कहता है खांसते हुए और कोई चॉइस ही नहीं थी, बस जिंदा बच गया यही बड़ी बात है, आजा अंदर। दोनों क्लियरली क्लोज दिख रहे थे। ठीक है, यू मुचुन और सॉन्ग जीशिंग के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। योमुचुन डायरेक्टली स्वयं के अंदर चला गया जैसे पुराना रूट हो। बीच में एक ब्लड पूल था जिसमें सॉन्ग सिंह आधे से ज्यादा मतलब उसका बॉडी तो बचा ही नहीं है ना, सो जितना बचा है उसको ही अपना रिकवर करने में लगा है। उसका सर ही बाहर निकला था और बाकी सब बॉडी अंदर थी। योमुचुन सीरियस टोन में कहता है तेरी इंजरीज देख के लगता है तू नेक्स्ट प्लान पे पार्टिसिपेट कर पाएगा, मतलब नहीं कर पाएगा ऐसा लग रहा है तू। सॉन्ग सिंह एकदम चिल टोन में कहता है हाँ 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 बस अपनी लाइफ और कल्टीवेशन सेक्रीफाइस करनी होगी दैट्स ऑल। फिर टॉपिक चेंज करता है वो। सॉन्ग सिंह कहता है वो रूल पाथ इमोर्टल को डिफाइन किया क्या तूने। यू मुचुन कहता है हाँ, इनफिलेबल इनहेरिटेंस के सक्सेस दाव मार्क्स और मेरी ट्रू नेचर रिफाइनमेंट टेक्निक का कॉम्बो यूज किया, सक्सेस गारंटेड था। बट अफसोस है थोड़ा और टाइम मिलता तो इन दाव मार्क्स से कुछ और मतलब सीख सकता था। इनफिलेबल वाले मार्क्स नॉर्मल मार्क्स से अलग होते हैं, रिफाइनमेंट पाथ के काफ़ी क्लोज लिंक्ड होते हैं। अगर रिसर्च का मतलब पता तो इनफिलेबल इनहेरिटेंस भी क्रिएट कर लेता एक तरीके से। अगर रिसर्च कर पाता इसके पास होता टाइम तो कर सकता था, लेकिन क्या बताया हम नहीं था, उसने डायरेक्ट डिफाइन कर लिया। यू मुचेन से रिला के एकदम ऐसे बोल गया अपना काम। सॉन्ग जी सिंह कहता है सबसे बड़ा इशू टाइम का है, अगर टाइम मिलता तो मैं हील करके अपना बेटर स्ट्रेंथ वापस ले सकता था, पर अब तो टाइम ही नहीं बचा।
पहले सोचा था 10 साल हैं, अब तो तुरंत शुरू करना पड़ेगा। यूमुचुन कहता है प्लान तो सॉलिड था पर फेट इमॉर्टल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ऐसे सरप्राइज आना एक्सपेक्टेड ही था। इवन फेंगयुआन को नहीं पता कि फेट इमोर्टल का एग्जिस्टेंस, बट यूमुचुन और सोंग जिसिन दोनों जानते हैं। यानी फेंगयुआन को अभी तक इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन सोचो इन दोनों को पता है। ठीक है, तो ये एक नोट था जो बीच में मैंने बता दिया। यूमुचुन कहता है वैसे आते टाइम एक टैलेंटेड हेरी मैन मिला, उसको अपना रिफाइनमेंट पाथ का इनहेरिटेंस दे दिया। ये इनहेरिटेंस देना एक क्लियर सिग्नल था कि यूमुचुन रेडी था मरने के लिए। नॉर्मल लाइफ जीने वाले लोग कभी इनहेरिटेंस नहीं देते, सिर्फ वो वही देते हैं जिनको लगता है कि अब उनका मतलब एंड नियर है, यानी करीब आ चुकी है उनकी डेथ। सॉन्ग जी सिंह कहता है हाँ हमें भी कुछ प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। सॉन्ग जी सिंह स्माइल करते हुए कहता है मैं भी तुझे कुछ दिखाता हूँ। ब्लड पूल में एक ब्लड फेटस फ्लोट कर रहा था और फुल साइज का था, उसमें एक ह्यूमन फिगर बेबी जैसा सो रहा था। यू मुचुन कहता है मतलब शौक में ये तो इतना आगे तक बढ़ गया ब्लड डीमन बॉडी सेपरेशन में। सॉन्ग जी सिंह प्राउडली कहता है मेरे पास फुल बॉडी डेटी रेसिपी नहीं थी पर कुछ रेमेंट रेसिपी थे। ब्लड पाथ टेक्निक प्लस इमोर्टल किलर मूव से ये ब्लड फेटस बना है। इस बॉडी को इमोर्टल एसेंस की जरूरत नहीं, ये 200 से 300 साल सरवाइव कर सकता है, खुद से कल्टीवेट करके इमोर्टल भी बन सकता है। यूमुचुन कहता है तो तू हाँ सॉन्ग जी सिंह कहता है हाँ अगर मैं मर गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ब्लड फेटस मुझे रिप्लेस करेगा, एक नया सॉन्ग जी सिंह बनेगा। यूमुचुन कहता है मैं इस ब्लड फेटस पे रिसर्च कर सकता हूँ। सॉन्ग जी सिंह कहता है बिल्कुल, बस ध्यान रहे ये ब्लड पूल से 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। यूमुचुन कहता है समझ गया, नो वरीज। खतरनाक भाई, ये कुछ खतरनाक ही चीज़ इसने बना दी है। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, हु इमॉर्टल बेस्टलैंड का सीन दिखाया जाता है फेंगयुआन का। फेंगयुआन ने सेकंड होल अर्थ गूस एक्टिवेट करा और ये अब स्पिरिट एफिनिटी हाउस से कनेक्टेड था। फेंगयुआन ने उनको गर्स को भेजा और 180 इमॉर्टल एसेंस स्टोन मिल गए, इमीडिएटली एकदम मिल गए, एकदम से जितना भी उसके ऊपर एक तरीके से बंदा गरीब हुआ पड़ा था, जैसे ही ट्रेड करा एकदम से आए ना 180 इमॉर्टल एसेंस स्टोन, तो अब एकदम से आ गया पैसा दिक्कत थी सॉल्व हो गई। फेंग जिंगवांग से डील हुई थी, उसमें सबसे वैल्यूएबल चीज़ स्पिरिट एफिनिटी हाउस के साथ पार्टनरशिप थी, ज़ॉम्बी रिवाइवल टेक्निक नहीं थी। हाँ, क्योंकि वो तो किसी काम की नहीं है फेंगयुआन के। फेंगयुआन के पास पहले से एक मॉडल प्राइमेसी था, इसलिए उस रिवाइवल टेक्निक का यूज़ वो एक्चुअली कर सकता था। फेंग जिंगवांग को ये पता नहीं था, मतलब लेकिन फिर भी वो किसी काम का नहीं है, वो यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि उसका वो चाहेगा। लेकिन देखो क्या पता वो यूज़ कर ले, क्योंकि एंड टाइम में तो अगर कोई दिक्कत आ गई तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसने 180 एसेंस स्टोन का आधा ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस में कन्वर्ट करा। फेंगयुआन का जो वीक स्टेट था पूरी तरह से खत्म हो गया, वो बैटल के लिए रेडी था दोबारा से, क्योंकि अब इमॉर्टल एसेंस बीड्स बन चुके थे। अगले दिन इमॉर्टल क्रेनसेट के साथ भी डील किया और एसेंस स्टोन मिले। इस बार इमॉर्टल क्रेनसेट का टोन सॉफ्ट था, उन्हें समझ आ गया कि अगर प्रेशर डाला तो फेंगयुआन स्पिरिट एफिनिटी हाउस के साइड चला जाएगा। इमॉर्टल क्रेनसेट ने फेंगयुआन से एक बड़ा डिमांड किया था, उन्होंने बोला था अगर तू हमें अपना सक्सेस दाव मार्क दे दे तो हम तुझे फ्री में रैंक 6 इमॉर्टल को रिफाइन करने का मौका देंगे, रेसिपी और सारा मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। पेंगुआ ने डायरेक्टली मना नहीं किया, बस बोला था कि थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। अंदर से वो ऑलरेडी सक्सेस दाव मार्क यूज़ कर चुका था, हम जानते हैं, जो उसने अभी इमॉर्टल वो रिफाइन करा है ना, वही वाला। सेट का टोन सॉफ्ट था क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत थी, इसलिए। अब 2 बड़े डील्स के बाद फेंगयुआन ने जो इमॉर्टल एसेंस स्टोन मिले थे उनसे हेरी मैन स्लेव्स खरीदे ट्रेजर येलो हेवन से, जो रिफाइन करते टाइम मर गए थे। अब उनका रिप्लेसमेंट एक तरीके से हो गया था। हेरी मैन स्लेव्स से महंगे थे, जो स्टोन्स अभी मिले थे वो तुरंत ही खत्म हो गए, लेकिन ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस उसके पास काफ़ी था। सिचुएशन अब सेफ थी, न्यू हेरी मैन सिर्फ लॉस कवर करने के लिए थे। अब दिखाया जाता है एक्सपेंशन नहीं हुआ था, गर्थ को ट्रेड स्पिरिट एफिनिटी हाउस के साथ ग्रो हो रहा था, पर 2 स्टोन नेस्ट से मार्केट डिमांड कवर नहीं हो रहा था। फेंगयुआन का क्या प्लान था, पहला ये इमॉर्टल एसेंस स्टोन सेव करना, दूसरा 4th स्टोन नेस्ट बनाना ताकि और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़े, और तीसरा और हेरी मैन स्लेव खरीदना। 3rd स्टोन नेस्ट तो हाई लेवल के फंड से बना था, पर अब स्टार फ्रॉम लेस लैंड और स्टार लॉर्ड वांगशियांग के बिजनेसेस से उसकी वजह से काफ़ी इमॉर्टल एसेंस सेव हो रहा था। फंडिंग एक्यूमुलेट करने के बाद टाइम काफ़ी कम हो गया था। इसके बाद फेंगयुआन ने स्टार, ये जो लाइट है ना, लाइट ऑफ विजडम का यूज़ करके डिरेक्शन स्टार्ट करा। 1 महीने बाद चेंज फ्रॉम इमॉर्टल बू सक्सेसफुली वेग्युअली फेमर फेस के साथ फ्यूज़ कर दिया। ये लो, चेंज फ्रॉम इमॉर्टल बू जो था ना, उसको किसके साथ फ्यूज़ करा है, वेग्युअली फेमिलियर फेस के साथ। फिर स्ट्रेंथ पाथ ग्रैंड मास्टर लेवल का यूज़ करके ऑल आउट एफर्ट गू का रैंक 5 का रेसिपी भी डिड्यूस किया। ये रेसिपी यूनिक थी, एशियंट नहीं थी और मॉडर्न मटेरियल से बन सकती थी। ऑल आउट एफर्ट गू उसकी इमॉर्टल सेकंड प्राइमेसी का कोर गू था, जो सेकंड प्राइमेसी था। पहले
सिर्फ रैंक 4 था, अब अपग्रेड होकर रैंक 5 में बदल चुका था। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है, अगर रैंक 6 तक ले जा पाऊँ तो मैरिड सेल्फ का पावर क्रेजी लेवल तक बढ़ जाएगा। बस सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू से थोड़ा कम है, लेकिन मतलब हो जाएगा। पर अभी उस वो लेवल तक नहीं कर सकता था, मतलब अभी वो जो उस लेवल का काम नहीं कर सकता ना, अभी इतना नहीं है ना, देखेंगे अब आगे। उसके बाद स्मॉल फैमिली क्यूआई गू का रेसिपी रिड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट पता है क्या निकला? टोटली फेल। क्योंकि क्यूआई पाथ में उसका जो अटेनमेंट लेवल है ना, वो ऑर्डिनरी था, यानी मास्टर भी नहीं है, ऑर्डिनरी लेवल है, यानी बस एक आम इंसान टाइप वाला। इवन क्वासी मास्टर भी नहीं है, समझ रहे हो? अब यहाँ से एक सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कहीं और का सीन, एक छोटा सा वर्ल्ड में। स्काई थोड़ा सा ग्रीन था और हर सीजन चलने वाली हल्की वाइन चल रही थी। ऊपर से एक बड़ी फ्लोटिंग सिटी थी जिसका नाम था सैक्रेड फेदर सिटी, और फेदरमैन लोगों का घर था। पूरा शहर एक बैटल अरीना में इकट्ठा था। फेदरमैन किंग मर चुका था और उनके ट्रेडिशन के हिसाब से न्यू किंग बैटल से डिसाइड होता था। अरीना के बीच में दो यंग फेदरमैन फाइट कर रहे थे। एक था प्रिंस डानयू, गोल्डन हेयर, बल्की बॉडी, फ्लाइंग इन एयर और रैंक 5 गू कल्टीवेशन लेवल था, लॉन्ग रेंज अटैक का मास्टर था। दूसरा था यहाँ पे यूफी, शॉर्ट ब्लैक हेयर, पतला, ग्राउंड पे एकदम भाग रहा था, रोल करके अटैक्स को डॉज कर रहा था। डानियो नाम का बंदा कहता है, गिव अप यूफी, गिव अप यूफी, मैं सेक्रेड फेदर किंग सिटी का प्रिंस हूँ, डान सरनेम की इज्जत मैं ही बचाऊंगा। ऑडियंस कहती है डानियो डानियो, क्राउड पूरा चिल्ला के उसे सपोर्ट कर रहा था। यूफी का बॉडी डर्ट से भरा था, पैथेटिक लग रहा था। डानियो का अटैक टैक्टिकल और किंग टाइप का था। यूफी चिल्लाता हुआ कहता है, गिव अप कभी नहीं, मैं ही बनूंगा किंग। नेक्स्ट सेकंड यूफी ने जंप मारा, बुलेट की तरह ऊपर गया। डानियो पीछे हट के डॉज किया। डानियो मोक करता हुआ कहता है, तेरे विंग्स तो मैं तोड़ चुका हूँ, फिर भी ट्राई कर रहा है तू। यूफी कहता है, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, देख मेरा किलर मूव, इन्फ्लेटेड बलून। यूफी ने बहुत ज्यादा हवा अंदर ली और बॉडी बलून की तरह फूल गई और वो ऊपर फ्लोट करने लगा। ऑडियंस थोड़ा साइलेंट हुआ, फिर हंसी से एकदम भाई मुंह फट गया। डानियो भी हंसते हुए कहता है, तेरा स्टाइल यही है यूफी, बड़ा ही क्लाउन बंदा, यानी जोकर टाइप का है। किंग क्या बनेगा, तू तो जोकर है। किलर मूव मेरा देख, ब्लेड वाइंड स्ट्रॉन्ग स्लैश। डानियो ने स्काई की तरफ हैंड मूव करा, टू वाइंड ब्लेड अल्ट्रा स्पीड से यूफी की साइड गए। ऑडियंस स्टॉक में चिल्लाते हुए कहती है, अगर हिट हुआ तो यूफी का खेल खत्म, ये गुब्बारा तो फटेगा। बट यूफी की आंखों में एक चमक थी। उसने सडनली मुंह से हवा बाहर फेंकी, एकदम खतरनाक थ्रस्ट मिला, स्पीड डबल हो गई। उसने आंखें छोटी करी, वाइंड ब्लेड डॉज कर लिया। डानियो शॉक होते हुए कहता है, ये क्या? यूपी ने एयर में स्पिन करा। यूफी कहता है, आ जा नीचे, असली फाइट तो अब हाथ से होगी। उसने लेग से डानियो को पकड़ा, किलर मूव स्टार्ट करा, कॉलिंग ट्री वाइंस। उसके लेग से ओल्ड ट्री वाइंस की तरह हो गई और डानियो की जो वृष्ट थी उसे लपेट लिया। डानियो इंस्टेंटली डिफेंस गोवम एक्टिवेट किया। नेक्स्ट मूव किलर मूव, क्रेन क्रॉसिंग नेक। यूफी का हेड क्रेन बन गया और नेक लंबे चेन की तरह एकदम डानियो के गले में घूम गया और बेक से अटैक करा, यानी पंजे से एकदम भाई हाथ पैर पंजों सबसे अटैक करने लगे उसकी बॉडी पे। स्पार्क्स निकले। डानियो एकदम हर्ट नहीं हुआ था, बट थोड़ा बहुत अजीब फील हो रहा था। फाइनल मूव दोबारा से यूज हुआ, 6-9 ग्रेट वाइंड मिल। यूफी का हेड नॉर्मल हुआ, फिर से अपना हेड डूयू के लेग्स के बीच में घुसा दिया। दोनों का बॉडी स्काई में स्पिन करने लगा, एक विंड मिल जैसा बन गया। ऑडियंस एकदम शॉक में चिल्लाई, डोन यू का वर्ल्ड स्पिन हो रही है भाई, टोटली ये तो बड़ा अजीब है, डिसओरिएंटेड लग रहा है। यूफी ने लास्ट सेकंड अपना ग्रिप छोड़ा और डानियो सीधा ग्राउंड पे टपका जाके और हेड सबसे पहले लगा था ग्राउंड पे, यानी सर के बल गिरा था। जमीन एकदम से क्रैक हुई और डानियो जो था वो एकदम से बेहोश हो गया। अरीना फुल साइलेंस में आ गई, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड था वो बंदा तो नहीं जीता, लेकिन कुछ अलग ही हो गया, अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। यहाँ पे यूफी वही जीतेगा, क्योंकि भाई ये बंदा बेहोश। और बस यूफी का पेंटिंग सुनाई दिया। होस्ट ने अनाउंस करा, विनर यूफी, नया फेदरमैन किंग। यूफी कहता है, यस फाइनली मैं बन गया किंग। आर्म्स एयर में उठा के चिल्लाया, तभी क्राउड रिएक्ट करता है, यूफी यूफी, फुल एकदम शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है यूफी के नाम से। यूफी यूफी एकदम आवाज गूंज रही थी, इस क्राउड पूरा चिल्ला रहा था, पूरा सेक्रेड फेदर सिटी उसके नाम से गूंज रहा था। यूफी हंसी के साथ कहता, हा 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 हा। उसने आर्म को अच्छे से एक दूसरे में लपेटा, खुश था। फिर अचानक से एक दर्द भरी चीख मारी, विंग्स को हाथ लगा के एकदम भाई तो थोड़ा सा देखा था उसने। दूसरी साइड डानियो एकदम बेहोश पड़ा था। गू हीलर्स ने उसे जमीन से निकाला और ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। सिटी के डीप कोर में 3 फेदरमैन गू इमोटस हाफ स्लीप में डिवाइन सेंस से बात कर रहे थे। पहला गू इमोटल कहता है, ये वाला किंग अलग है, थोड़ा हटके है। दूसरा कहता है, हा हा हा, इंटरेस्टिंग बंदा है। तीसरा कहता है, लगता है इसका बड़ा प्लान है, पर किंग बनने के बाद सीरियस हो जाएगा।
ये सेक्रेड फेदर सिटी नॉर्मली पीसफुल था। न्यू किंग आने के बाद सब पॉजिटिव चेंज आते थे, अगर कुछ गलत ना हो तो पॉजिटिव चेंज आते थे। लेकिन यहाँ पे आवाज आती है बूम, एक ह्यूज एक्सप्लोजन से पूरी सिटी हिल गई। सिटी के लोग पैनिक में स्काई में उड़ने लगे। यूफी गिरते हुए कहता है दर्द दर्द में, एकदम भाई एकदम क्रैश हुआ, रोलिंग करते हुए नीचे गिरा। फेदरमैन स्काई में देखकर शॉक होते हैं, कहते हैं ये क्या है। सबने ऊपर देखा, ग्रीन स्काई में एक बड़ा सा क्रैक था, उस क्रैक से कुछ फिगर्स डिसेंड हो रहे थे जैसे डेमोनिक गॉड्स हों। थ्री फेदरमैन गो इमॉर्टल सडनली एक्टिवेट हो गए, स्काई मोड के एनिमीज को फेस करने गए। पहला इमॉर्टल कहता है केयरफुल रहना, एनिमी का अटैक हो रहा है। दूसरा इमॉर्टल कहता है अलार्म बजाओ, सिटी को प्रोटेक्ट करो। तीसरा कहता है गू मास्टर, डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करो। सिटी पूरा पैनिक में था, लोग कंफ्यूज थे, सिटी का डिफेंस वीक था क्योंकि सालों से शांति थी। फेदरमैन इमॉर्टल एनिमी को वार्न करते हुए कहता है तुम लोग क्यों आए हो बिना बुलाए, हम पीस चाहते हैं बट वीक नहीं हैं हम भी। एनिमीज साइलेंट थे, सबका ध्यान उनके लीडर पे था। लीडर एक ओल्ड स्किनी बंदा था, बेयर फुट, वाइट क्लॉथ हेड पे, आर्म्स थे और लेग्स से बैंडेजेस लगी हुई थी। उसने फेदरमैन इमोटस को देखा और फिर सिटी की तरफ घूरा। और ये जिसका अपीयरेंस दिखा जा रहा है ना, लीडर का दिखा जा रहा है। कौन सा लीडर? ये लीडर है जो एनिमीज आए ना यहाँ पे अटैक करने, उनका लीडर था। वाइट सी शातुर शांत होते हुए कहता है अटैक नाउ। तभी आवाज आती है जी 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 लॉर्ड वाइट शी शातुओ। बाकी सब एनिमीज ने रिप्लाई करा, तो इसका नाम था ये लीडर का, वाइड सी शातुओ। बैटल स्टार्ट हो गए। 3 फेदरमैन गो इमोटस, एक रैंक 7 का था, 2 रैंक 6 के थे और स्ट्रॉन्ग थे, बट एनिमीज ज़्यादा पावरफुल थे। फाइट चली 3 दिन 2 रात। एक इमोटल मर गया, 2 हैविली इंजर्ड हो गए। लास्ट में उन्होंने सैक्रेड फेदर सिटी को शील्ड बना के बचाया। और सैक्रेड फेदर सिटी एक इमोटल को हाउस थी, उसके पावर से ही वो लोग अभी तक सर्वाइव कर पा रहे थे जो टिके हुए थे। और यहाँ पे 3 दिन 2 रात तक जब ये सब कुछ चला ना, तो इसमें एक इमॉर्टल मर गया। किसका इमॉर्टल मर रहा है? फेदर सिटी का जो बंदा था वो इमॉर्टल मर गया और 2 इंजर्ड हो गए थे। और ये लोग अभी तक जो जिंदा बचे हुए हैं बस अपने डिफेंस की वजह से बचे हैं, क्योंकि इनकी जो पूरी सिटी एक गू हाउस है। अब आगे देखते हैं। 3 दिन 2 रात तक एक्सप्लोजन चलते रहे। व्हाइट सी सातों की टीम एक सेकंड भी ब्रेक नहीं ला, अटैक पे अटैक करे जा रहे थे। फेदर सिटी पे कंटिन्यूस किलर मूव गिर रहे थे, हाफ से ज्यादा ट्रूप्स मर चुके थे, सिटी में डिस्पेयर फैल गया था। जुओ जोंग कहता है हम हारने वाले हैं, हम हारने वाले हैं, हमें ये घेरा तोड़ के निकलना चाहिए। जैंगलिंग कहता है सैक्रेड फेदर सिटी इमोबिलाइज हो चुकी है, इसके बिना निकलेंगे कैसे। सिर्फ फैंग जैंगलिंग रैंक 7 और जुओ जोंग रैंक 6 बचे थे, एक इमोर्टल ऑलरेडी मर चुका था। अब यहाँ पे जुओ जोंग स्ट्रिक्ट टोन में कहता है लॉर्ड, गलती आपकी प्लानिंग की वजह से हुई है, अभी भी अगर डिले किया तो सिर्फ हम नहीं इनोसेंट लोग भी मरेंगे या गुलाम बनेंगे। जैंगलिंग रियलाइज करते हुए कहता है तुम सही कह रहे हो, गलती मैंने की थी। ज़ोज़ोंग कहता है ये जगह आइसोलेटेड हेवन है, परफेक्ट पैराडाइस है, पर अब हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। जेंगलिंग कहता है एक ही ऑप्शन बचा है, इमॉर्टल किलर मूव, हेवनली विश। 1 घंटे बाद सब फेदरमैन को अरीना में बुलाया गया। फेदरमैन मिलके चिल्लाते हैं वन विश हम सरवाइव करें, वन विश हम फ्री रहें, वन विश हमें दुनिया में जगह मिले। पूरा सेक्रेड फेदर सिटी का पूरा लाइट एकदम ग्लो करने लगा, लाइट हाइट में ग्रो कर रही थी। और टांग यांग रैन कहता है लॉर्ड वाइट शीट सातुओ, वो कुछ बड़ा कर रहे हैं, रोकेंगे नहीं क्या, वो देखो कुछ चिल्ला रहे हैं। वाइट शीट सातुओ कहता है चिंता मत करो, मुझे बस सैक्रेड फेदर सिटी चाहिए, वो इसे लेके जा नहीं सकते। अटैक चालू रखो पर उन्हें एस्केप को करने दो, यानी उन्हें भगा दो। एक तरीके से अटैक ऐसे करो कि वो भाग जाएं बस और सिटी छोड़ के निकलें। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, नॉर्थर्न प्लेन्स ताइबाइन का ब्लेस्ड लैंड का सीन दिखा जाता है। फेंगयोन और ताई बाइशेंग लैंड का टूर कर रहे थे। यहाँ एक हाई ग्रेड ब्लेस्ड लैंड था, 4700 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था और टाइम फ्लो बाहर के दिन से करीबन 12 दिन का था, यानी अंदर 1 दिन बाहर 12 दिन, तो सॉरी बाहर 1 दिन और अंदर 12 दिन। ताई बाइशेंग के 3 इनकम सोर्स थे, पहला लैंडस्केप एज बिफोर, दूसरे ये मोटर्स के ब्लेस्ड लैंड को रिपेयर करना, भाई तो फुल मैकेनिक बन चुका है भाई। दूसरा फ्लोट बॉल टी, हर सीजन टी ग्रास हार्वेस्ट होती है, ईस्टर्न सी में बेचता था। तीसरा लक पाथ मॉर्टल गो, 1 लाख स्पैरो हॉक्स आए थे, उन्हें इंसेक्ट से न्यू गू वॉर्म बनते थे, उनको ही बेचता था। ताइबन शेंग कहता है अगर अपकमिंग अर्थली क्लैमिटी सही हैंडल कर गया तो मुझे क्लाउड पाथ दाउ मार्क्स मिलेंगे, बेस्ट होगा। फेंग युआन भी सुन रहा था, वो भी पास्ट लाइफ में हु इमॉर्टल बेस्टलैंड के ट्रबुलेशन में सब रिसोर्स हटा चुका था, इसलिए उसे ब्लड पाथ दाउ मार्क्स मिले थे। अगर रिसोर्स ना हटाता तो किसी और पाथ के दाव मार्क्स मिलते, जैसे फायर विजडम वाटर ऐसे टाइप के। कंक्लूजन था शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन के लिए ही होता है ये सब। ताई बाइशेंग ने रिसोर्स मूव नहीं किए, उसका प्लान था क्लाउड पाथ क्लैमिटी को ल्योर करना, ताकि जो क्लाउड पाथ क्लैमिटी है वो आए। और कैसे आएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा वही टाइप की चीज़ें होंगी ब्लेस लैंड के अंदर तो उसी टाइप की क्लैमिटी आने के चांसेस रहते हैं।
क्योंकि तुम्हारा बेस भी उसी टाइप का बना हुआ है ना, एक ऐसा मान लो। अब अब देखते हैं आगे क्या होता है। फेंगियोन कहता है चिंता मत कर, मैंने पहले ही तेरे ऊपर टाइम असिस्ट लक किलर मूव लगाया था, शायद काम आ जाए। फेंगिवान ने इस किलर मूव को रिसेंटली लाइट ऑफ विजडम से मॉडिफाई भी किया था। उसने फाइनली समझ आ गया था कि विजडम गू का असली पोटेंशियल क्या है। ताई बंशिंग सडनली कहता है अर्थ क्लैमिटी आ गई, पूरा ब्लेस्ड लैंड सही होने लगा। अर्थ क्यूआई ग्राउंड पे गिरी और हेवन क्यूआई स्काई से गिर रही थी। एक मिस्टिकल लाइट आई, उसमें से विशेस और प्रेयर्स सुनाई देने लगी। हैं ये क्या? आई विश हम सर्वाइव करें, आई विश हमें फ्रीडम मिले, आई विश हमें जगह मिले इस दुनिया में। लाइट गायब होती है और वेस्टर्न पार्ट में सडनली 10 ऑफ थाउजेंड्स फेदरमैन अपीयर हो जाते हैं। फैंग यून शॉक होते हुए कहता है ये कैसी अर्थी क्लेमिटी है। जोजोंग कहता है ये जगह क्या है। जैंगलिंग अलर्ट होते हुए कहता है ओ नो, ये किसी ह्यूमन गो इमोर्टल का ब्लेस्ड लैंड है, हम हेवनली विश से टेलीपोर्ट हुए हैं, अब क्लेमिटी बन के यहाँ आ गए। जोजोंग शॉट होते हुए कहता है तो एनिमी भी गो इमोर्टल ही है ना। जैंगलिंग हंसते हुए कहता है सिर्फ 2 रैंक 6 के गो इमोर्टल हैं, एक तो लो लेवल इमोर्टल ज़ॉम्बी भी है, मार दो दोनों को, ये जगह ले लो, अपने विश के हिसाब से नया घर मिलेगा। ज़ैंगलिंग ने अटैक कर दिया स्टार्ट और इमोर्टल किलर मूव वाइंड वॉल बना के डायरेक्ट फेंगयुआन और ताई बानशेंग की तरफ भेजा। फेंगयुआन ने ताई बानशेंग को पीछे किया और बोला ये तो बस एक बेकार सी ट्रिक है। मैरिड सेल्फ फर्स्ट स्टाइल जाइंट हैंड, एक बड़ा जाइंट हैंड बना और वाइंड वॉल को तोड़ के सीधा ज़ैंगलिंग पर जाके क्रैश हुआ। और जुओ ज़ैंग और ज़ैंगलिंग शॉक में कहता है क्या ये लो रैंक इमोर्टल ज़ॉम्बी के पास रैंक 7 की बैटल स्ट्रेंथ कैसे है। उन्हें समझ आ गया कि फेंगयुआन कोई सिंपल एनिमी नहीं है। ज़ैंगलिंग ऑलरेडी बैटल हॉर्न था और ज़ुओ ज़ोंग तो और भी बेकार स्टेट में था। और ज़ैंगलिंग घबरा के कहता है रुको गलती हो गई, अटैक कर दिया बस गुस्से में, माफ़ी चाहता हूँ प्लीज़ हमसे बात करो। लो ये बात पे आ गए करने के लिए। और किस्मत कितनी ख़राब हो सकती है इन लोगों की, ये लोग किसी और के ब्लेस्ड लैंड में आ गए। फेदरमैन के पास शायद ये एबिलिटी होती है कि वो मतलब एक विश मांगेंगे और वो उनको विश पूरी होगी, लेकिन ऐसे नहीं कि जो मांगेंगे वो मिल जाए, कुछ अलग तरीके से पूरी होगी। कोई इनका एक किलर मूव था ना हेवनली विश का, वो वाला। और ये देखो कहाँ पहुँच गए, ताई बानशेंग के ब्लेस्ड लैंड में क्लैमिटी आई है और ये क्लैमिटी बन के यहाँ पे आ गए। अब देखते हैं फेंगयुआन इन्हें कैसे लूटेगा, क्या करेगा। फेंगयुआन ने रिस्पॉन्स में कुछ नहीं बोला, सीधा 5 और जायंट हैंड्स को समन करा, उन दोनों को खुद तरीके से एनसर्कल कर लिया, बांध लिया। फेंगयुआन हंसते हुए कहता है अब जब यहाँ आए हो तो वापस जाने का सपना तो छोड़ ही देना। अगले अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। ज़ैंगलिंग गुस्से में कहता है तुम हमें चॉपिंग बोर्ड के फिश समझ रहे हो क्या? अगर हम ये ब्लेस्ड लैंड डिस्ट्रॉय कर दे फाइट में तो सब बर्बाद हो जाएगा। फेंगयुआन एकदम भाई आंखों को लाल करते हुए कहता है तुम हमें धमकी दे रहे हो। ज़ोज़ोंग कहता है धमकी नहीं है, बस सच बोल रहे हैं। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है अगर दूसरे गो इमोर्टल्स होते तो शायद डर जाते, पर इनकी बदकिस्मती है ये मिल गए ताइबान शेंग से। ताइबाई के पास लैंडस्केप एज बिफोर इमोर्टल गो है जो इनकी डिस्ट्रक्शन वाली धमकी को यूजलेस बना सकता है। पर फेदरमैन को इमोटस को इस बात का तो घंटा नहीं पता, तो वो क्या ही समझेंगे, वो तो धमकी दे रहे थे जो यूजलेस थी एक तरीके से। फेंगयुआन उन्हें मारना चाहता था लेकिन डिसीजन लेना था ताई बनशेंग का, क्योंकि वही उसने ही ये जो अर्थली क्लेमिटी है वो बुलाई थी ना, इसलिए। ताई बाई एक काइंड और सॉफ्ट नेचर इंसान था और अब कंफ्यूज था। सब फेदरमैन ग्राउंड पे स्काई की तरफ देख रहे थे। लाइफ और डेथ का डिसीजन उस एक बंदे के हाथ में था। यूफी नए फेदरमैन किंग ने अपने फिस्ट टाइट किए और फर्स्ट टाइम किसी गो इमोर्टल को देखकर उसके चेहरे पर शॉक और हेल्पलेसनेस दिख रही थी। क्लियर दिख रहा था कि भाई एक तरीके से अब क्या बोले, कुछ नहीं कर सकता। ताई बाई एकदम डीप थॉट में था, अगर फेदरमैन को जाने दे तो क्लैमिटी ओवर, लेकिन फाइट हुई तो ब्लेस्ड लैंड का रिसोर्स बर्बाद हो सकता है। साथ ही उन्हें स्लेव भी बनाया जा सकता था। रिस्क हाई था लेकिन डिसीजन बड़ा था। वो फेंगयुआन की तरफ देखता है। फेंगयुआन डायरेक्ट माइंड ट्रांसमिशन करता है। कहता है पहली बात कहता है बेटर करेंगे, दूसरा तेरे पास लैंडस्केप वेस्ट बिफोर वाला इमोर्टल को है तो डैमेज वो देंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसे सही कर लेंगे। फ्लोट बॉल टी और स्काई चीफ क्लाउड जैसे रिसोर्स वैसे भी टेम्परेरी लॉस से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देते। तू इन रिसोर्स को सेव करने के लिए पहले से रेडी था, अब बस एक्शन का टाइम है, इनको ख़त्म करते हैं। फेदरमैन के पास क्लाउड पाथ दाव मार्क्स होते हैं, ये फ्लाइंग में एक्सपर्ट होते हैं, परफेक्ट स्लेव बनेंगे, मार भी सकते हैं स्लीप भी बना सकते हैं। पर ये 2 फेदरमैन गो इमोर्टल्स जिंदा नहीं छोड़ने, इन्हें मारना ही पड़ेगा। इमोर्टल प्रेमेसी तेरे ब्लेस्ड लैंड में गिर जाएगा और तेरा जो ब्लेस्ड लैंड है और ज़्यादा प्रीशियस दाव मार्क रिलीज करेगा। सोच कितना ज़्यादा फायदा होगा। फेंगयुआन तो फुल फायदे गिनवा रहा है भाई इसको। ये दोनों फेदरमैन गो इमोर्टल्स इंजर्ड थे, भाग नहीं सकते थे, बस ताई बाई डोर ओपन ना करे तो ये एक तरीके से पिंजरे में एकदम कैद हो जाएंगे। अगर ये दोनों मर गए तो उनका इमोर्टल प्राइमेसी ताई बाई के ब्लेस्ड लैंड में गिरेगा और अंदर के सब दाव मार्क्स इस ब्लेस्ड लैंड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी कि बिना कुछ काम करे सीधा ब्लेस्ड लैंड के अंदर ही खाना गिर रहा हो, वो एक तरीके से एब्जॉर्ब होगा, वरना बाहर गिरता तो ब्लेस्ड लैंड वापस उसमें बन जाता।
उसमें स्पिरिट आ जाती, लैंड स्पिरिट, फिर उसे मारना पड़ता, उसकी विश पूरी करनी पड़ती है। 1 इतना टाइम झंझट होता ना, इससे अच्छा यहाँ पे मारो ब्लेस्ड लैंड के अंदर, यहीं गिरेगा ब्लेस्ड लैंड और लैंड स्पिरिट के बनने से पहले ये ब्लेस्ड लैंड पूरा एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और ताइवान का ही हो जाएगा, यानी फ़ायदे पे फ़ायदा। फेंग युआन या सीक्रेट ट्रांसमिशन के थ्रू कहता है, ओल्ड भाई, फिर तेरी दया जाग गई क्या दोबारा से? दया ज़्यादा करता रहता है, इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी छोड़ देगा क्या? ताइवान का एक्सप्रेशन थोड़ा-सा सही हुआ, वो कहता है, डोंट वरी फेदरमैन ह्यूमन्स जैसे नहीं हैं, वार करनी ही पड़ेगी, पर जो कैप्टिविस्ट फेदरमैन हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव करूँगा। अटैक करने ही वाला था तभी फेंग युआन रोकता है, रुक, डायरेक्ट फाइट नहीं, पहले इनकी इंटेंशन टेस्ट करते हैं। ताई बाई कहता है, ठीक है, तेरी चालाक प्लानिंग में हेल्प मैं कर देता हूँ। फेंग युआन फेदरमैन को इमॉर्टल से कहता है, तुम लोग जा सकते हो, पर इन मॉर्टल फेदरमैन को यहीं छोड़ जाओ, ये सब अब हमारे स्लेव होंगे। फेदरमैन ग्राउंड पे एकदम क्योस में कहता है, क्या स्लेव? विंग्स छीन जाएंगे तो फ्रीडम का क्या मतलब? मर जाएंगे पर इंसानों के गुलाम नहीं बनेंगे। लास्ट वाला कहता है, गो इमॉर्टल इंसेप्टर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। जो जोंग और जेंगलिंग स्ट्रॉन्ग रिप्लाई में कहता है, इम्पॉसिबल। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है, वेरिएंट ह्यूमन ज्यादा यूनाइटेड होते हैं, उनकी ये जो लॉयल्टी होती है बहुत स्ट्रांग होती है। एक्सपेक्टेड रिएक्शन था, ऐसा तो होना ही था। फेंग युआन सीक्रेट मैसेज के थ्रू ताइबाई को मतलब कहता है, और ताइबाई यहाँ पे गुस्से में कहता है, हाँ, तुम लोग मेरी ब्लेस लैंड में घुस आए, अटैक करा, थ्रेट दिया, अब बिना प्राइस दिए निकल जाओगे? बिल्कुल नहीं, फाइट करनी है तो करो, जीत गए तो मेरी बैड लक है कि तुम फिर जा सकते हो, अगर जीत गए तो भाई तुम जाओ, कोई बात नहीं, मेरा ही बैड लगता, लेकिन अगर हार गए रियलिटी में फेदरमैन को इमोर्टल्स के पास पावर ही नहीं बची थी। उनका हेवनली विश मूव भी तभी स्ट्रांग होता है जब सैक्रेड फेदर सिटी का प्रोडक्शन होता है, जब उनके पास है ही नहीं। ज़ो ज़ोंग फिर धमकी देता हुआ कहता है, अगर हम फाइट अवॉइड करके सिर्फ डिस्ट्रक्शन करते रहे तो ब्लेस्ड लैंड डिस्ट्रॉय हो सकती है और फिर एसिमिलेशन वाइंड आ जाएंगी। पर उन्हें यही नहीं पता था कि ताई बाई के पास लैंडस्केप एस बिफोर वाला गुहा है, सब वापस से फिक्स हो जाता। तब भी ताई बाई फेंग युआन की प्लानिंग पे एक्ट करता हुआ कहता है, थ्रेट्स दोगे मुझे? चल फिर बैटल हो जाए, मैं डरता नहीं किसी से। फेंग युआन का एक्सप्रेशन सीरियस था, पर पीछे से और प्लान बनाता है और दिखाता है जैसे और नेगोशिएशन की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से प्लानिंग कर रहा था। जैंगलिंग सॉफ्ट रोल में कहता है, इमॉर्टल एसेंस स्टोन ले लो, डील क्लोज करो। ताई बाई आई रोल करता हुआ कहता है, इमॉर्टल एसेंस स्टोन का क्या फ़ायदा, हमें तो फेदरमैन चाहिए, फाइट ही करते हैं। दोनों साइड का कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल का था। ग्राउंड पे फेदरमैन इमोशनल एक तरीके से क्योर्स में आ गए थे, जो नॉर्मल फेदरमैन थे ना ग्राउंड पे, वो तो थे भाई ऐसे इमोशनल हो गए थे। यूफी स्काई की तरफ चिल्लाते हुए कहता, बस मर जाएंगे पर स्लेव नहीं बनेंगे। दान यू गुस्से में कहता, चुप रहे, गो इमोटस को प्रोवोक करना पूरे क्लैन को डुबाएगा क्या? तो किंग है, मतलब एक तरीके से जिम्मेदारी से सोच। यूफी गुस्सा और फीस्ट को टाइट करते हुए एकदम भाई वेंस वेंस दिखाते हुए, अपनी हाथ की नसें वैसे दिखाते हुए कहता है, डैम इट। फिर डान यू की बात मान के चुप हो जाता है, कुछ तो करने की हिराई तेरी नहीं, इमॉर्टल जो है वही कर सकते हैं, वरना तो ये तो बच्चे हैं रैंक 5 वाले। यूफी अंदर से ब्रेक डाउन हो गया, उसने किंग बनने का सपना देखा था, अब उसकी जो कुर्सी थी उस पे बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे कितना कमज़ोर है, क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया, किस्मत ही खराब है। गुड इमॉर्टल्स की पावर मॉर्टल से बहुत ऊपर थी, चाहे जितना भी हॉट ब्लडेड हो जाए, ये गैप कभी फिल नहीं होगा। अनलेस यहाँ पे अगर कोई विज़डम पाथ का रैंक 5 का बंदा होता, डोंगफेंग युनलियान की तरह, तो कोई ना कोई इसके पास टेक्निक तो होती। यार विज़डम पाथ वाले हैं यार तगड़े लोग। यहाँ विज़डम पाथ वाला है नहीं वैसे कोई, लेकिन अगर होता ना तो ज़रूर कुछ कर पाता, जैसे डोंगफेंग युनलियान था। ज़ेंगलिंग कहता है, इमॉर्टल एसेंस स्टोन ले लो। ताइबान शेंग कहता है, नहीं चाहिए। फेंग युआन प्रिटेंड करते हुए कहता है, स्लेव चाहिए थे, तुम स्टोन दे रहे हो, ऐसा करो स्ट्रेंथ से डिसाइड करते हैं कि क्या किसका माना जाएगा। ताई बाई बार-बार बोलता रहा, मैं अभी ले लूँगा तुम दोनों को। एकदम से बैटल मैकेनिक मोड में ऑन हो गया। ज़ो ज़ोंग और ज़ेंगलिंग सीक्रेटली कहते हैं, फेंग युआन इमॉर्टल ज़ॉम्बी है, शायद उससे डील करना ईज़ी हो जाए, क्योंकि ये सोच रहे हैं ना इमॉर्टल ज़ॉम्बी का दिमाग स्लो चलता है। इसलिए सोच रहे हैं कि फेंग युआन से डील करते हैं, क्योंकि फेंग युआन ऐसे दिखा रहा है अपने आप को कि दिमाग नहीं है मेरे पास, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो नेगोशिएशन करने का दिखा रहा है कि मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ। तो ये सोच रहे हैं उसको ठगते हैं। ज़ो ज़ैंग और ज़ेंगलिंग सोच रहे हैं कि फेंग युआन को ठगेंगे। ताई बाई डेंजर से लग रहा है, संभल के रहना पड़ेगा, उससे दूर रहो, फेंग युआन को ठगो, यानी इमॉर्टल ज़ॉम्बी को ठगो। अभी इनके साथ पता नहीं क्या होने वाला है। ज़ो ज़ंग फेंग युआन से कहता है, बताओ क्या मतलब क्या करना है? फेंग युआन कहता है, 10 ड्यूल्स करते हैं। अगर हर जीत पर ना 10% फेदरमैन स्लेव बनेंगे और हर हार में तुमसे इमॉर्टल एसेंस स्टोन लेंगे। यानी अगर 10 तरीके के मतलब एक तरीके से 10 बैटल होंगी, जैसे होता है ना ड्यूल, 10 बैटल होंगी और 10 में से अगर तुम जीते, तो हम तुमसे इमॉर्टल एसेंस स्टोन ले लेंगे, 10% इमॉर्टल एसेंस स्टोन, यानी 10 ही होंगे एक तरीके से, 10 इमॉर्टल एसेंस स्टोन। और ऐसे ही हमारा एक चांस खत्म, फिर हम दोबारा जीतेंगे और अगर हम जीत गए तो हम तुम्हारे 10% फेदरमैन ले लेंगे और फिर तुम जीत गए तो फिर ऐसे स्टोन, ऐसे ही से चलेगा। 10 ड्यूल्स होंगे,
जितने भी ले सके, जो जिसका फ़ायदा ले सका वो ले लेगा। ज़ो किंग कहता है, जीत हो या हार फ़ायदा तुम्हारा ही है। फेंगयुआन साइलेंट स्माइल के साथ कहता है। ताई बाई येल करते हुए कहता है, फाइट चाहिए तो बोलो, मार दूँगा सबको, फेदरमैन को भी ले लूँगा साथ में। फेदरमैन इमोर्टल्स समझ गए, अब फाइट मतलब एक तरीके से अवॉइड नहीं किया जा सकता। ज़ेंगलिंग एग्री करते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन इन्फो पाथ से डील बनेगी। 10 ड्यूल्स के बाद तुम हमें छोड़ दोगे। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, इनके पास इन्फॉर्मेशन किलर मूव भी है क्या? काफ़ी डीप फाउंडेशन लगता है। अब यहाँ पे फर्स्ट ड्यूल स्टार्ट होता है, ज़ो ज़ैंग वर्सेस ताई बानशेंग। ताई बाई कहता है, आ जा, 1 सेकंड में ही निपटा दूँगा। ज़ो ज़ैंग शांत होते हुए कहता है, ड्यूल और फ्लाइंग स्पीड के साथ यहाँ पे होगा। ताई बाई कहता है, क्या फ्लाइंग सीरियसली? ज़ो ज़ैंग कहता है, डील के हिसाब से हम ही डिसाइड करेंगे ना। रिजल्ट क्या होता है? ताई बाई हार जाता है। अफ़सोस। ज़ो ज़ैंग कहता है, इमोर्टल एसेंस स्टोन लो। ताई बाई गुस्से में लेके कहता है, फेंग युआन मस्त प्लानिंग करता है। ये हार भी इनको जीत जैसी लग रही है। और सेकंड ड्यूल होता है, फेंग युआन वर्सेस ज़ैंगलिंग। ड्यूल स्टार्ट होता है, अगेन स्पीड का रिजल्ट था, लेकिन इस बार फेंग युआन भी हार जाता है। ज़ैंगलिंग अब स्ट्रॉन्गर मूवमेंट दिखाता है, अपना किलर मूव दिखाता है, तो फेंग युआन ने जो आयरन क्राउन ईगल तक यूज़ किया ही नहीं, लेकिन वो हार गया। एक तरीके से जो फेंग युआन का किलर मूव है फ्लाइंग के अंदर, जिसका नाम है आयरन क्राउन ईगल गो, वो यूज़ नहीं करा। ऐसा हाइड करके रखा ताकि दिखाया नहीं, और जब वो यूज़ ही नहीं करेगा तो जानते हो कितनी कम स्पीड होगी, तो उससे हार गया। अब ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ड्यूल सब में फेदरमैन जीत गए। फेंग युआन और ताई बाई की साइड फुल एकदम लॉस स्ट्रीक चल रही थी। एक्सप्रेशन सैड और फ्रस्ट्रेटेड था। फेदरमैन इमोटल चिल और कॉन्फिडेंट थे। ज़ो ज़ेंग कहता है, ज़ुओ और ज़ेंग दोनों कहते हैं, फेंग युआन सिर्फ अटैक में स्ट्रांग है। दूसरा कहता है, डिफेंस हीलिंग स्पीड में सब वीक हैं ये दोनों। तीसरा कहता है, ताई बाई सिर्फ चिल्लाता है, बैटल स्टैंड का तो एक तरीके से सत्यानाश कर रखा है इसने। अब उन्हें लगने लगा कि हमारे साथ स्कैम हुआ है। ज़ोज़ांग कहता है, अगर पहले पता होता कि ये दोनों इतने वीक हैं तो शुरुआत से ही फाइट कर लेते। खाली में इनको ही फ़ायदा हो रहा है, हमें इमॉर्टल एसेंस स्टोन देने पड़ रहे हैं। अगर इतने वीक थे तो फाइट करके ही खत्म कर देते सब। ज़ेंगलिंग कहता है, अब तो हमारे एक तरीके से एग्रीमेंट तो साइन कर ही लिया है। अटैक नहीं कर सकते, बस निकल सकते हैं। 9 राउंड्स तक फेदरमैन गो इमॉर्टल्स जीत चुके थे, बस फाइनल राउंड बचा था। क्राउड में विक्ट्री के चीयर्स गूंज रहे थे। यू फ्री फेदरमैन किंग कहता है, मैं गो इमॉर्टल बनूंगा, किंग बनना छोड़ो, बट इमॉर्टल बनना ही बनना है मेरे को। फेंगयुआन कहता, फाइनल ड्यूल टीम बैटल होगा, पहले मैं अटैक करूंगा, तुम डिफेंड, फिर तुम अटैक करना, मैं डिफेंड। दोनों साइड का पार्टनरशिप हीलिंग कर सकता है। यानी एक तरीके से फेंगयुआन यहाँ पे जाएगा, सामने खड़ा होगा, फेंगयुआन के पीछे ताई बानशेंग खड़ा होगा, तो ताई बाई फेंगयुआन को हील करने के लिए हीलिंग बंदा रहेगा। और ऐसे ही सेम सामने वाले के साथ भी होगा कि सामने वाला एनिमी रहेगा, उसके साथ उसके पीछे एक हीलिंग वाला बंदा रहेगा। हीलिंग वाले आपस में अटैक नहीं कर सकते, अटैक वाले जो आगे खड़े हैं वही दोनों आपस में अटैक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वो अटैक करेगा तो वो डिफेंड, वो अटैक करेगा तो ये डिफेंड, ऐसे चलेगा। ज़ेंगलिंग कहता है, सर प्लीज़ अटैक करिए। फेंगयुआन ने दूर से हाथ बढ़ाया, बूम आवाज़ आई, एक जायंट हैंड स्पेस तोड़कर ज़ेंगलिंग की तरफ गया। ज़ेंगलिंग ने लाइट आर्मर एक्टिवेट करा, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव किलर मूव था। ज़ुओ ज़ेंग कहता है, ब्लॉक्ड, अब हमारी टर्न है। फेंगयुआन कहता है, रिजल्ट पे मत पहुंच जाओ इतनी जल्दी, अटैक अभी खत्म नहीं हुआ। ज़ेंगलिंग ने कॉन्फिडेंटली बोला, कंटिन्यू करो। फेंगयुआन सडनली रूथलेस स्माइल के साथ फुल पावर पे आया, सारे कोर गो इमॉर्टल एक्टिवेट कर दिए। जायंट हैंड में एकदम आर्मर तोड़ना स्टार्ट करा, क्रैक की आवाज़ आई। ज़ो ज़ोंग शाउट होते हुए कहता है, ऐसे चला तो ज़ैंगलिंग पेस्ट बन जाएगा, एक तरीके से मीट पेस्ट। फेंगयुआन कहता है, एस्केप करोगे तो एग्रीमेंट ब्रेक होगा, सारी ड्यूस अवॉइड मतलब एक तरीके से खराब हो जाएंगी, जितना भी तुमने करा है सब बेकार हो जाएगा। ज़ैंगलिंग कहता है, डैम इट, ऑल आउट जा रहा हूँ, एक और डिफेंसिव इमॉर्टल किलर मूव यूज़ करता हूँ। फाइनली अब जिस मतलब इमॉर्टल किलर मूव यूज़ करा इस बंदे ने, तो फेंगयुआन के अटैक से बच पाया। ज़ूज़न कहता है, फ्यू अब स्टेबल है। ये रैंक 6 इमॉर्टल ज़ॉम्बी हमारे लॉर्ड ज़ेंगलिंग का क्या बिगाड़ लेगा। बट थोड़ी देर बाद ज़ेंगलिंग का एनर्जी लेवल डाउन जा रहा था। फेंगयुआन अभी स्टिल फुल पावर में था। ज़ुओज़ोंग कहता, ओह नो, ये हमारे दिए गए इमॉर्टल एसेंस स्टोन का यूज़ कर रहा था। ज़ुओज़ोंग एकदम से हेल्पलेस और हीलिंग के अलावा कुछ नहीं कर सका। रूल ब्रेक तरीके से नहीं कर सकता था, क्योंकि रूल तो बन चुके थे, ब्रेक नहीं होंगे। फेंगयुआन ने 7 और जायंट हैंड भेजे, डायरेक्ट ग्राउंड पे फेदरमैन के ऊपर लगे। ज़ुओज़ोंग कहता है, व्हाट द हेल, तुम क्या कर रहे हो। ज़ेंगलिंग कहता है, कंट्रोल में रहो, ये एक ट्रैप है, अगर अटैक किया तो रूल्स ब्रेक होंगे। ज़ो ज़ेंग एकदम भाई स्टंट रह गया, ये इमॉर्टल ज़ॉम्बी तो बड़ा दिमाग वाला निकला। फेंगयुआन ने क्लोज आके थोड़ा इमॉर्टल किलर मूव पॉइजन स्पिट करा, ज़ेंगलिंग पॉइजन हो गया, हीलिंग डिले होने से पॉइजन डीप चला गया। ज़ेंगलिंग एक तरीके से मतलब वो होता है ना कि बहुत मरने ही वाला है। ज़ो ज़ेंग चिल्लाते हुए कहता है, लॉर्ड ज़ेंगलिंग, लेकिन अब टू लेट हो चुका था। फेंगयुआन कहता है, अब सिर्फ तुम हीलिंग कर सकते हो, डिफेंड, अटैक या डॉज भी नहीं कर सकते, तो रेडी हो जाओ मरने के लिए। ज़ो ज़ेंग ऑलमोस्ट फेंटेड था आउट रेंज में, और वो इस बार पूरे एकदम भाई एक तरीके से इनके साथ एक चीट हो गया था। ज़ेंगलिंग डेड हो चुका था, लोगों तो खत्म ही हो गया, और ज़ो ज़ेंग अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि
वो एग्रीमेंट है, ना हीलिंग ना अटैक, जायंट हैंड आ रहे थे। फेंग की एक तरीके से विक्ट्री हो गई थी। इवन ताई बाइशेंग ने सिंपैथी से देखा ज़ो ज़ंग की तरफ, ज़ो ज़ोंग की तरफ, क्योंकि उनके साथ गंदा वाला इनके साथ बड़ा गंदा धोखा हुआ। फेंग युआन पहले 9 राउंड हार गया, हारने के बाद उसका प्लान बड़ा सिंपल था कि 9 राउंड हार जाओ, हारने के बाद लास्ट राउंड में इन दोनों को ही मार दो और एग्रीमेंट खत्म। जब ये दोनों मर जाएँगे, फिर जितने भी फेदरमैन बचे हैं उन सबको अपना लो, क्या जा रहा है इनको छोड़ने का क्या? ये सब थोड़ी ना होता है। ज़ोज़ोंग अंदर से शॉक में कहता है, मैं हार मान रहा हूँ। फेंग यूएन का अटैक वहीं रुक गया। ज़ोज़ोंग का बॉडी पूरे पसीने में भीग गया। फेदरमैन ने रिएक्ट करते हुए ज़ोर से चिल्लाया। ज़ेंगलिंग मर गया। ज़ोज़ोंग ने हार मान ली। यह था फेंग यूएन का पूरा गेम प्लान, जिसका इफेक्ट अब दिखा था। फेदरमैन की जो बुरी हालत अब हो चुकी थी। ज़ोज़ोंग गुस्से में कहता है, मैं हार गया। डील के अकॉर्डिंग 10 ड्यूल खत्म। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। उसकी आंखों में नफरत थी फेंग यूएन और ताई बाई के लिए, लेकिन बदला लेना अभी मुमकिन नहीं था। अगर ज़ेंगलिंग ज़िंदा होता तो ये दोनों मिलके फेंग युआन को ईज़िली हरा देते। उनकी फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, इमॉर्टल किलर मूव और हर कैटेगरी में वो थे। फेंग युआन और ताई बाई मोस्टली इमॉर्टल किलर मूव यूज़ करते थे, लेकिन ताई बाई ब्लेस्ड लैंड का टेरिटरियल एडवांटेज उसके पास था। फिर भी फेंग युआन खुद भी एग्रीमेंट तोड़ नहीं सकता था। अगर एग्रीमेंट तोड़ते तो मौत होती। ज़ो ज़ोंग का पता था, इसलिए उसे होप कर रहा था कि फेंग युआन इस रूल को तोड़ दे तो सारी जीत उनकी हो जाती, लेकिन वो तोड़ेगा क्यों? बट फेंग युआन ने रूल नहीं तोड़ा। फेंग युआन शांत तरीके से कहता है, हाँ, 10 ड्यूल हो गए हैं, अब बाकी फेदरमैन को जाने देना है। अब अपने शब्दों पर कायम रहेंगे। ज़ो ज़ोंग एकदम रिलीव्ड और सस्पिशियस होते हुए कहता है, गुड। मतलब उसे थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था। फेंग युआन मुस्कुराते हुए कहता है, बट। ज़ो ज़ोंग कहता है, क्या बट? क्या? फेंग युआन चुप होते हुए एकदम स्माइल के साथ कहता है, लास्ट ड्यूल हम जीते। डील के अकॉर्डिंग मैं कुछ फेदरमैन को अपना स्लेव बना सकता हूँ, बाकी लोग जा सकते हैं। ज़ो ज़ोंग ने अपने लोगों की तरफ देखा, अंदर से टूटा हुआ था, गिल्ट में डूबा हुआ था। फेंग युआन और ताई बाई ने फेदरमैन में से स्लेव चूज़ करना स्टार्ट करा। फेंग युआन अब ड्रामा करता हुआ कहता है, रुको सब, आराम से सिलेक्ट करने दो। फेदरमैन डरे हुए थे, जैसे ईगल के जो बच्चे होते हैं ना, वैसे टाइप के। फेंग युआन पॉइंट करते हुए कहता है, हम, हाँ, हाँ, ये बिल्कुल, ये वाली लड़की ठीक लग रही है। एक यंग गर्ल फ़ोर्स से एकदम चीख पड़ी थी, क्योंकि उसकी तरफ उँगली करी गई थी, उसको स्लेव बनाया जाने वाला था फेंग युआन द्वारा। फेदरमैन गर्ल रोती हुई कहते, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। फेदरमैन बॉय गुस्से में कहता है, मेरी फियांसे को छोड़ दो। फेंग युआन का एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गया। वो कहता है कि डेथ को बुला रहे हो क्या? लड़का हवा में रुक गया, बॉडी एकदम भाई रुक गई वहीं पे, वो ग्राउंड पे गिर गया। ज़ो ज़ोंग चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या किया तुमने? ज़ो ने लड़के का ट्रीटमेंट करा, उसका ब्लड पाथ अटैक रोक दिया। ज़ो ज़ोंग एकदम एंग्री होते हुए कहता है, तुमने एक मॉर्टल पे अटैक किया है, ये गो इमॉर्टल की बेइज्जती है और डील के अगेंस्ट भी है। फेंग युआन एकदम कहता है, उसने पहले मुझ पे अटैक करने की कोशिश की थी, डील के हिसाब से अगर कोई मॉर्टल मुझ पे अटैक करे, मैं उसे मार भी सकता हूँ। ज़ो ज़ोंग कुछ नहीं बोल पाया। रूल्स के गेम में फेंग युआन उसे 10 स्टेप आगे था, यानी जो रूल्स उसने बनाए थे वो पहले से डिसाइडेड थे। इनका मतलब हार इनकी डिसाइडेड थी। फेंग युआन हँसते हुए कहता है, रिलैक्स, मैं रूल नहीं तोड़ूँगा। फेंग युआन अचानक से हाथ उठाते हुए कहता है, नेक्स्ट स्लेव ज़ुओ ज़ोंग। ज़ुओ ज़ोंग शॉक में कहता है, क्या? फेंग युआन चुप होते हुए विक्ट्री टोन में कहता है, डील के हिसाब से ग्राउंड पे पड़े किसी भी फेदरमैन को स्लेव बना सकता हूँ और तुम भी अभी ग्राउंड पे हो। हो गया भाई, इसका काम हो गया। इसने जानबूझ के उस बंदे को चुना ताकि वो बंदा उसे बचाना आए, और फिर फेंग उसे मारे बचाने आएगा। फिर उसे मारने के बाद फिर ये बंदा जैसे ही घायल होगा तो ज़ो ज़ोंग खुद ग्राउंड पे जाके उसे हील करेगा, और जैसे ही वो ग्राउंड को टच करेगा उसी वक़्त फेंग युआन कहेगा कि ये वाला स्लेव। हो गया काम भाई इसका तो। फेंग युआन अब टोन में कहता है, अगर ऑन द ग्राउंड तुमने सुना था ना, लिखा था ना उस एग्रीमेंट में, देखो ज़ूम करके दिखा था एकदम, ये देख लिखा है ऑन द ग्राउंड। ज़ो ज़ोंग एकदम से फ्रीज़ हो गया, जैसे थंडर स्ट्राइक लगा हो। फेदरमैन सब शॉक में थे, सबकी नज़र ज़ो के एकदम पैर पे थी। ज़ो ज़ोंग ज़मीन पे खड़ा था, उसका एक्सप्रेशन पेल और डार्क और शॉक्ड में बदल गया। विंग्स एकदम फ्लटर हुए और लेग्स उठना चाह रहा था, लेकिन ग्राउंड एकदम जैसे जल रहा हो तो मतलब क्या करे, कुछ कर ही नहीं पा रहा था। सोचने समझने की शक्ति खो दी भाई ने। पेंगुइन एकदम भाई हंसते हुए कहता है, हे, जैसे तू ग्राउंड पे गया, तू मेरा स्लेव बन गया, अब अब क्या करेगा? ज़ो ज़ोंग चिल्ला के कहता है, ये ट्रैप है, प्योर इविल प्लॉट था। फेंग युआन एकदम शेमलेस टोन में कहता है, हाँ भाई, ट्रैप की था, तू उसमें फँस गया, अब क्या? ताई बाशिंग काम टोन में कहता है, गलती तुम्हारी, एग्रीमेंट के टाइम तुम दोनों हवा में थे, इसलिए ग्राउंड ट्रैप समझ ही नहीं पाए। ताई बाई कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर तुम ग्राउंड पे नहीं आते, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन तुम लोग खुद ही सेल्फिश प्लान बना रहे थे, कुछ फेदरमैन को स्लेव बनाने के, बाकी तुम छुड़ाने के लिए इतना इतना करने लगे और तुम फँस गए। फेंगयुआन यहाँ पे हँसते हुए कहता है, ओल्ड भाई, सच कहूँ तो अगर ये ग्राउंड पे नहीं आता ना, तो भी मेरे पास और भी ट्रिक्स थे। हम 1 या 2 साल में आराम से स्लेव पिक कर लेते। फेंगयुआन 1-2 साल में पिक कर लेते, इसका मतलब ये इसे रोक के रखता और किसी ना किसी तरीके से ग्राउंड पे टच करवा ही देता। फेंगयुआन एकदम कहता है सैवेज टोन में,
फेदरमैन को रहना तो यहाँ पड़ेगा ही, खाना-पानी चाहिए लेकिन ब्लेस्ड लैंड तेरा है। एग्रीमेंट की वजह से ये लोग यहाँ कुछ तोड़ भी नहीं सकते। ताई वानशेंग शॉक में कहता है फेंग युआन इतना कोल्ड प्लान कब बनाया तूने? ज़ो ज़ोंग एकदम भाई माउथ ओपन करके टोटली ब्रोक हो चुका था। कहता है कितना स्टूपिड हूँ मैं। क्योंकि एग्रीमेंट में खुद साफ-साफ लिखा था कि ये ब्लेस्ड लैंड को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, आपस में ही फाइट करेंगे, जो जीतेगा वो यहाँ से चला जाएगा। एग्रीमेंट के हिसाब से ये लोग हारेंगे तो इमॉर्टल एसेंस स्टोन दे देंगे। बड़ी अच्छी डील लग रही थी। और अगर ये जीत जाएँगे फेंग युआन वाली साइड तो ये स्लेव माँगेंगे जो ग्राउंड पे होंगे। तो अब देखो कितना खतरनाक प्लान बनाया है इसने। होते हैं ना जैसे लॉयर, एडवोकेट होते हैं ना जो एग्रीमेंट में इतनी छेड़-छाड़ करके लिखते हैं। ऐसे ही इसने बाइनिमिंग और बाकी जो शांगरी सिटी में भी फँसाया था लोगों को, याद होगा आपको। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इसने फँसा दिया। एग्रीमेंट के नाम पे इसने बहुत लूटा है बंदों को। फेदरमैन के दिल में सिर्फ़ एक तरीके से टीयर बचे थे और होपलेस हो चुका था एकदम, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ज़ोज़ोंग कहता है लास्ट इमॉर्टल जो बचा है उनमें अगर वो भी गया तो सबका एंड कन्फर्म था एक तरीके से, क्योंकि फिर इन्हें बचाने वाला भी कौन होगा? डील को कौन कायम रखेगा अगर ज़ोज़ोंग भी गया? ज़ोज़ोंग शॉक में कहता है तेरा इमॉर्टल ज़ॉम्बी लुक फेक है क्या? ज़ॉम्बी ऐसे प्लान्स कैसे बना सकते हैं? फेंग यून अंदर से अनईज़ी फ़ील करता है। ताई वानशिंग काम टोन में कहता है गिव अप कर दे ज़ोज़ोंग, तू स्लेव बनेगा पर मैं तुझे कभी अनफेयर ट्रीट नहीं करूँगा। नॉर्मल टाइम में फुल फ्रीडम मिलेगा, बस एक क्रिटिकल टाइम पे हेल्प चाहिए होगी। ताई बाई कहता है फेदरमैन को भी यहीं ब्लेस्ड लैंड में रख लूँगा। खाना, काम, रिवॉर्ड सब कुछ दूँगा। ज़ो ज़ोंग 3 बार स्लोली हेड शेक करता हुआ कहता है। फेंग युआन का स्माइल गायब, फिर सीरियस फेस हो जाता है। ज़ो ज़ोंग एकदम डीप बाव करते हुए शांत टोन में कहता है, मैं सबका प्रोटेक्टर नहीं बन पाया, पर एक बात फिक्स है, मैं कभी स्लेव तो नहीं बनूँगा। गुड बाय। और जब फेंग युआन का फेस सीरियस हुआ था, इसी चक्कर में हुआ था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा, हो सकता है। उसने विंग्स को स्प्रेड करा, एकदम ने स्लो मोशन में हीरोइक वाइब में करा। ताई वानशेंग शॉक्ड होते हुए कहता है, ज़ो ज़ोंग ये क्या कर रहा है? रुक जा। ज़ो ज़ोंग एकदम चिल्लाते हुए स्काई की तरफ कहता है, मैं ज़ो ज़ोंग एक फेदरमैन हूँ, मैं कभी स्लेव नहीं बनूँगा। उसने एग्रीमेंट तोड़ दिया और ग्राउंड पे ही कदम रखा और फेंग युआन ने ट्रैप एक्टिवेट कर दिया इसी टाइम पे, बट ज़ो ने सुसाइड करने का डिसीजन ले लिया था। इन्फोफात का ब्लैक लैश उसकी बॉडी पे एकदम तोड़ डाला पूरा। और जो स्पीड थी फ्लाइंग की स्लो हो गई, बॉडी एक तरीके से क्रिस्टलाइज़ हो गई, स्टैच्यू बन गया, आँखें स्काई में फिक्स्ड हो गई। ऊपर देखते ही बंदे ने ताई वानशेंग की तरफ नहीं, बस आसमान की तरफ देख रहा था और गया। उसका बॉडी गिरते ही ग्लास पीसेस में बन गया और हवा में डस्ट बन गया। फेंग युआन और मतलब देखता रह गया और ताई वानशेंग कहता है ज़ुओज़ोंग। फेंग युआन डार्क टोन में कहता है यूज़लेस। स्लेव बनने को मना करने वाले का कोई काम ही नहीं है। उसको रिवाइव भी नहीं किया, रिवाइव कॉस्ट हाई होती है, उसका प्राइमसी भी एब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकता था। सडनली यूफ़ी फेदरमैन किंग कहता है, मैं भी स्लेव नहीं बनूँगा। ये दोनों ह्यूमन गू इमोर्टल्स मॉन्स्टर हैं। प्लान पहले से रेडी था, मुझे नया किंग मत बनाना, मैं भी जा रहा हूँ। और यूफ़ी ने भी सुसाइड कर लिया। फेदरमैन जितने भी थे रेज में चिल्लाने लगे, हमारा किंग, हम स्लेव नहीं बनेंगे, मरना बेटर है, पर स्लेव नहीं। हमारी लाशें ले लो, स्लेव तो नहीं बनने वाले। और सबने यही बोला और सबने सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया। फेंग युआन एग्री होते हुए कहता है, ओल्ड भाई, जल्दी मैनेज बिफोर यूज़ कर, और ये वेल्थ हम लूज़ नहीं कर सकते। पर ताई वानशेंग ने मूव नहीं करा। फेंग युआन शॉक्ड होते हुए कहता है, ताई वानशेंग तो रुक क्यों गया? ताई भाई एकदम भाई कॉन्फ्लिक्टेड टोन में कहता है, मेरे अंदर 2 आवाज़ें हैं, एक कह रही है लॉजिकल स्लेव्स बनाओ, दूसरी कह रही है ये रियल फेदरमैन है, इन्हें डिस्ग्रेस करना इंसल्ट होगा। उसकी आँखों में टीयर्स थे। फेंग युआन अंदर ही अंदर कहता है, ये पागल है क्या? ये क्या बोलूँ मैं इसको, मतलब ये फ़ायदा नहीं देखता यार, कुछ ज़्यादा ही राइटियस बंदा है ये। इसके पास मतलब इसके साथ प्लान्स पॉसिबल ही नहीं है, प्लान बनाना इसके साथ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हरकतें करता है। फेंग युआन ये कह रहा था। फेंग युआन ने उसका शोल्डर पकड़ा और बोला, छोड़ दे ओल्ड भाई, तू सही है। ये फेदरमैन ट्रू लेजेंड्स हैं, उन्हें आज़ादी से मरने दे। और यहाँ पे ताई वानशेंग इमोशनल होते हुए कहता है, तुम्हारा प्लान वेस्ट हो गया मेरी वजह से। फेंग युआन एकदम इंटरप्ट करते हुए कहता है, मेंशन मत कर। सबकी अपनी प्रिंसिपल्स होती हैं, मैं सपोर्ट करता हूँ। ताई बाई एकदम टीयर वाली वॉइस में कहता है फेंग युआन। फेंग युआन एकदम भाई डार्क अंडरटोन में कहता है, तू जानता है वो दोनों मेरे प्लान में क्यों फँसे थे? तू भूला है क्या? मेरे पास डोंगफेंग चांगफेंग की विज़डम पाथ इनहेरिटेंस है। ताई बाई ब्लैंक स्टेयर में कहता है, तुम्हारा मतलब? अब फेंग युआन कहता है, विज़डम पाथ का डिफेंस करना मुश्किल होता है, गुड थिंग ये पाथ के इमॉर्टल्स से कम होते हैं। अब मेरे पास फुल विज़डम इनहेरिटेंस है तो उसके अगेंस्ट रेडी रहना होगा। ओल्ड भाई तू ईस्टर्न सी मत जा अभी, मैं तुझे कुछ विज़डम पाथ वाले मेथड सिखाऊँगा दूसरे विज़डम को इमॉर्टल्स के लिए। ताई वानशेंग इमोशनल बाव करते हुए कहता है, फिर तो काफ़ी बड़ा मतलब मैंने बड़ा काम कर दिया मैंने। फेंग युआन स्माइल करते हुए कहता है, अरे! फैमिली में थैंक्स नहीं चलता है, कोई बात नहीं।
अब दिखाया जाता है सारे फेदरमैन ने सुसाइड कर लिया था, अब एक भी नहीं बचा था। फेंगिवन थोड़ा-सा इमोशनली थोड़ा हो गया था, उसको एक पुरानी याद आई थी। फ्लैशबैक दिखाया जाता है फेंगिवन की पास्ट लाइफ का, फेदरमैन असासिन एनकाउंटर। एक फेदरमैन असैसिन जो बार-बार फेंगिवन को मारने आता था। फेंगिवन इन फाइट, तू फेदरमैन है, तेरे विंग्स काट दिए गए, बुरा हुआ। फेदरमैन असासिन डार्क हँसते हुए कहता है, मैंने खुद ही काटे थे, जानना चाहता है क्यों? फेंगिवन एकदम टेंस टोन में कहता है क्यों? असासिन एकदम कोल्ड टोन में कहता है, नहीं कैजुअल टोन में कहता है, विलेज के चीफ बोलता था मैं जीनियस हूँ, 100 साल में एक बार आने वाला फ्लाइंग एक्सपर्ट, विलेज का फ्यूचर, सब बकवास, मुझे सिर्फ वर्ल्ड देखना था। पर सबने रोका, चीफ, विलेजर्स, सब लोगों ने। उनको डर था कि मैं विलेज का लोकेशन बता दूंगा ह्यूमंस को। बस एक दिन गुस्सा आया, मैंने अपने विंग्स काट दिए और उसी दिन पूरे विलेज को मार दिया। फेंगियोन शॉक्ड होते हुए कहता है क्या? असासिन एकदम कहता है तूने रेंजो की कहानी पढ़ी होगी, फेदरमैन बिलीव इन फ्रीडम, ये पढ़ा ही होगा। मेरा फ्रीडम का क्रेज दूसरों से ज़्यादा है, इसलिए विंग्स काटे और विलेज भी मिटा दिया, क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी फ्रीडम को लिमिट नहीं कर सकता। फेंगियोन एकदम डिफेंसिव स्टैंड्स में कहता है तू पागल है क्या? असासिन एकदम हंसते हुए कहता है थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे जो असासिन था एकदम ऐड करते हुए कहता है सच बोलूँ तो तू और मैं एक ही टाइप जैसे हैं, यानी सेम टाइप के हैं। फेंगियोन एंग्री होते हुए कहता है मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। फेंगियोन एकदम फ्यूरियस जंप करता है, फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये पिछली लाइफ की यादें दिखाई जा रही थी कि फेंगियोन ने कैसे एक एनकाउंटर करा था फेदरमैन के साथ, वहाँ पे कैसे उससे मुलाकात हुई थी, बातें हुई थी, वो बंदा उसे मारने आता था और यहाँ पे उसकी फाइट चली थी फेंगियोन से। तो उसने एक कहानी बताई थी कि मतलब ये जो जितने भी फेदरमैन होते हैं ना, एक कभी हमेशा फ्रीडम फ्रीडम चाहिए उनको। फेदरमैन बिलीव इन फ्रीडम, ये जो लाइन थी ना, यही लाइन समझ जाओ। फेदरमैन जितने भी हैं, सारे फ्रीडम में बिलीव करते हैं, मर जाएँगे लेकिन गुलाम नहीं बनेंगे। बोलो आज़ादी। अब हमें दिखाई जाती है रेंज़ो की कहानी। चलो वापस रेंज़ो की कहानी पढ़ते हैं। लिखा है रेंज़ो अपनी लाइफ का रास्ता खुद चलता रहा। हैरी मैन लीडर से अलग होने के बाद उसको ग्रीन हेवन में फेदरमैन मिले। रेंज़ो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया जब उसने फेदरमैन को देखा, क्योंकि फेदरमैन के बैक पे विंग्स थे और वो रेंज़ो की बात समझ पा रहे थे, तो दोनों साइड की कम्युनिकेशन हो गया था। रेंज़ो ने रिक्वेस्ट करी। रेंज़ो कहता है फेदरमैन प्लीज़ हेल्प करो, मेरी डॉटर ऑर्डिनरी अभ्यास में है, बाहर नहीं आ पा रही है, प्लीज़ वहाँ उड़ के जाओ और उसको रेस्क्यू करो, मुझे मेरी बेटी से मिला दो। फेदरमैन ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। फेदरमैन कहते हैं ह्यूमन, तू हमें ऑर्डर नहीं दे सकता। हम फेदरमैन दुनिया के सबसे फ्री लिविंग बीइंग्स हैं। कोई हमें कमांड नहीं दे सकता, कोई हमें बाँध नहीं सकता। तू चाहता है कि हम तेरी बात मानें और तेरी विश पे चलें, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। रेंज़ो बार-बार समझाता रहा, प्लीड करता रहा, एकदम होता है ना झुक के बोलता रहा कि अरे, अरे कर दो प्लीज़, प्लीज़, होता है ना वो सब। लेकिन फेदरमैन सिर्फ़ हवा में उड़ते रहे, अपनी फ्रीडम का मज़ा लेते रहे। रेंज़ो का मुँह सूख गया, लेकिन फेदरमैन उसको एक मतलब एक वो जोकर समझ के मज़ाक उड़ाते रहे। वो बोलता-बोलता उसका मुँह से एकदम भाई सूख चुका था, बोलते-बोलते कि अरे बचा लो प्लीज़, प्लीज़, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे थे। फेदरमैन हँसते हुए कहते हैं, "अरे देख कितना पैथेटिक ह्यूमन है ये।" दूसरा कहता है, "इस बात का क्या फ़ायदा कि ये दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट लाइफ़ फ़ॉर्म है।" तीसरा कहता है, "इसके पास विंग्स नहीं है, सिर्फ़ ज़मीन पे चल सकता है, कितना बेचारा है।" चौथा कहता है, "थैंक गॉड मैं ह्यूमन नहीं हूँ, फेदरमैन हूँ। देख मैं कितना ऑसम हूँ, फ्लाई कर सकता हूँ।" रेंज़ो को लोनली दिल में सेल्फ गू का गुस्सा बढ़ने लगा। जब दबर एक तरीके से जब बर्दाश्त से बाहर हो गया ना गुस्सा, तो सेल्फ गू ने जंप मार दिया। सेल्फ गू एंग्री होते हुए कहता है, "सब के सब नीचे आओ।" सेल्फ गू ने अपना पावर दिखाया और सारे के सारे फेदरमैन को स्काई से एकदम पकड़ लिया एक साथ। रेंज़ो शॉक में कहता है, "सेल्फ गू तू इतना स्ट्रॉन्ग कब बन गया?" सेल्फ गू प्राउडली कहता है, "ऑब्वियसली मैंने स्ट्रेंथ गू को एक बाइट कर लिया था। अब मेरी खुद की स्ट्रेंथ भी है। अब मेरे पास इमेंस पावर है। बिना कोई प्राइस दिए उसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। ह्यूमन एक बात समझ ले, तुझे सबसे ज़्यादा जिस पे ट्रस्ट करना चाहिए, वो है तेरी खुद की स्ट्रेंथ, और बिना स्ट्रेंथ के फ्रीडम सिर्फ़ एक इल्यूज़न है।" फेदरमैन स्काई पे उड़ नहीं पा रहे थे। अब सब ज़मीन पे एकदम प्रेस हो गए थे। एकदम होता है ना, एकदम इंटेंस प्रेशर पड़ने लग जाता है, जो ऑरा-वोरा प्रेशर होता है, तो उड़ ही नहीं पाते, बंदे झुक जाते हैं वैसे टाइप का। मूव भी नहीं कर पा रहे थे। फेदरमैन गुस्से में रेंज़ो और सेल्फ़गू को गाली देने लगे। रेंज़ो कहता है, "फेदरमैन, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करना नहीं था। प्लीज़ मेरी बदतमीज़ी को माफ़ करो। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि तुम मेरी डॉटर को बचाओ। जब मैं उससे मिल जाऊँ, तो मैं तुम सबको रिवॉर्ड दूँगा।" फेदरमैन चिल्लाते हुए कहता है, "इम्पॉसिबल। हम फेदरमैन दुनिया के सबसे फ्री हैं। चाहे हमारी बॉडीज़ अब फ्री ना हो, लेकिन हमारा दिल भी अभी भी फ्री है।" हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही सब एग्री कर रहे थे एक-दूसरे से, जितने भी फेदरमैन थे। लास्ट वाला बंदा कहता है, "क्रूअल ह्यूमन,
यानी कितने बुरे ह्यूमन हो, तुम किसी भी फेदरमैन पे अपनी मर्ज़ी नहीं थोप सकते। फेदरमैन चिल्लाते रहे, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं था। रेंज़ो ने उन्हें 3 दिन 3 रात तक समझाया लेकिन सब बेकार, मजबूरी में उसने उन्हें छोड़ दिया। सेल्फ वो गुस्से में कहता है, ह्यूमन तूने इतनी आसानी से उन्हें छोड़ क्यों दिया? क्या तू अपनी 4th चाइल्ड को रेस्क्यू नहीं करना चाहता? रेंज़ो कॉन्फिडेंटली कहता है, मुझे अब समझ आ गया कि ये फेदरमैन फ़ोर्स से काम नहीं करेंगे। इन 3 दिनों में मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये लोग चाहे कितने भी फ्री हों, पर इनके पास ना कोई शेल्टर है वाइंड रेन से बचने का, यानी बस ऐसे ही उड़ते रहते हैं ना, कोई सर पे छत नहीं है ना कि हवा चले तो कहाँ जाएँगे, बारिश आए तो कहाँ छुपेंगे वैसे। ना ही प्रॉपर फूड है। अगर मुझे इनकी हेल्प चाहिए तो मैं उनसे मतलब उन्हें खुद रेडी करवाना पड़ेगा, यानी एक डील टाइप का सिस्टम। फिर रेंज़ो ने फेदरमैन के पास एक घर बनाया। हर दिन वो सेल्फ गो की हेल्प से वाइल्ड फ्रूट लाता, एनिमल्स को हंट करता। फेदरमैन ने जल्दी नोटिस किया कि रेंज़ो के घर में सेफ रहना और गर्माहट फ़ील करना पॉसिबल है। जब तूफ़ान आते तो फेदरमैन सिर्फ़ ट्रीज़ के पीछे छुपते, काँपते होते और भूखे रहते, और रेंज़ो घर के अंदर एकदम भाई फायरप्लेस के सामने बैठा रहता, टेस्टी-टेस्टी फूड एन्जॉय करता, यानी वो फँसा रहा था यहाँ पे, दिखा-दिखा के खा रहा था, होता है ना ललचाना। एक रात एक रात कुछ फेदरमैन चुपके से रेंज़ो के घर के रूफ पर नीचे आ गए, वाइंड और स्नो से बचने के लिए। वो दूर के क्रैक से आने वाली जो गर्माहट को थोड़ा ग्रीड वाली तरीके से देख रहे थे, थोड़ा महसूस कर रहे थे कि यार कितनी गर्म चीज़ है, मन कर रहा है पास जाऊँ, ऐसे टाइप हो रहा था उनका। रेंज़ो ने एटीट्यूड गू का मास्क पहना हुआ था और दरवाज़ा खोल के उन फेदरमैन को इनवाइट करा। अंदर आने के लिए फूड और गरम चीज़ें भी दी, तो वो थोड़ा इंटरेस्टेड थे। ये बार-बार होने लगा, यानी अब वो बार-बार जब भी कोई ऐसी दिन आता, यानी जो कोई स्नो पड़ती या कुछ ऐसा तूफ़ान या कुछ भी ऐसा आता ना, तो वो बार-बार होने लगा और वो बार-बार आने लगे। और ज़्यादा फेदरमैन रेंज़ो के घर में आने लगे। रेंज़ो काफ़ी हॉस्पिटेबल था, रोज़ उनका ध्यान रखता था, फायरप्लेस के पास वाली जगह पे तक उन्हें ले जाता था, चाहे वो कितना भी खाएँ, रेंज़ो उन्हें कभी मना नहीं करता था। फेदरमैन ग्रेजुअली सिर्फ लाइफ़स्टाइल की आदत में आ गए। फिर एक दिन रेज़ो ने टाइमिंग परफेक्ट देखा, एटीट्यूड गू का मास्क हटा दिया और अपना रियल कोल्ड फेस दिखाया। उसने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया, सारा फूड स्टोर कर लिया, फेदरमैन को फ्री फूड देना ही बंद कर दिया। ये तुम्हें वो नहीं लग रहा एडिक्शन? अनंत अंबानी वाली प्लानिंग। अनंत अंबानी ने भी, अनंत अंबानी है क्या, क्या नाम है? वही नाम है ना? हाँ, वही नाम है। उसने करा नहीं था जियो वाला, पहले बाँट दिया, सबको फ्री डेटा का लालच दे दिया, जब बहुत सारे लोगों के पास जियो की सिम हो गई, तो बाद में पैसे लगा दिए। ये कहते नहीं हनी ट्रैप टाइप, या पता नहीं कोई सा ट्रैप कहते हैं, इसमें ट्रैप में फँसा लेना एक तरीके से, वही हो गया था इनके साथ, गंदा वाला एडिक्शन, किसी भी चीज़ का एडिक्शन करवा देना। फेदरमैन टोटली शॉक्ड हो गए, पैनिक में एकदम मोड में आ गए, वो ऑलरेडी घर की सेफ्टी और गर्माहट की आदत डाल चुके थे। फ्लाइंग ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, हंटिंग और भी काम करते थे। फूड का स्टॉक बहुत कम था, काफ़ी फेदरमैन तो इतने मोटे हो गए कि अब उड़ भी नहीं पा रहे थे, यानी इतना खा पी लिया था, एडिक्शन हो गया था कि अब वो उड़ भी नहीं पाते थे। ये एक होता नहीं है, कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल में इतना जी जाते हैं कि अब वो जो काम करने का वक़्त आता है तो मन ही नहीं करता काम करने का। और अब फेदरमैन के पास कुछ बचा ही नहीं था, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, वो रेंज़ो को बीट नहीं कर सकते थे, हरा नहीं सकते थे, क्योंकि उसके पास सेल्फ़ था। और कुछ दिन बाद काफ़ी फेदरमैन भूख या ठंड से ही मर गए, और रेंज़ो वेट करता रहा, एंग्ज़ायटी हो गई, लेकिन फेदरमैन अब तक हाँ नहीं करा कि वो उसकी मदद करेंगे, यानी वो मरे जा रहे थे लेकिन हाँ नहीं कर रहे थे। फाइनली जब ऑलमोस्ट सब फेदरमैन मर चुके, रेंज़ो फिर से पुरानी बात बोलता है। रेंज़ो कहता है, फेदरमैन अगर तुम बस अपने विंग्स यूज़ करके ऑर्डिनरी एब्बेस जाके मेरी डॉटर को रेस्क्यू कर दो, मैं तुम्हें फूड भी दूँगा और ये जो गरम वाला हाउस है ना वो भी दूँगा। लेकिन जो फेदरमैन बचे थे उन्होंने फिर से सर हिला दिया और मना कर दिया, और फाइनली सब के सब मर गए। देख रहे हो? ये होता है खतरनाक चीज़। नहीं, मैं नहीं मानूँगा। ज़िद्दी, ये इसे कहते हैं ज़िद्दीपन। उनकी डेड बॉडीज़ से छोटे-छोटे कलरफुल लाइट लाइक क्रीचर्स निकल रहे थे। रेंज़ो उन्हें पकड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं पकड़ पाया। कॉग्निशन गू इस मोमेंट पे बोलता है, फ़ायदा नहीं है। वाइल्ड फ्रीडम गू कभी पकड़ा नहीं जा सकता। ये फेदरमैन सब जब से पैदा हुए तब से फ्रीडम के पीछे भाग रहे थे। पर अफ़सोस सिर्फ़ मरने के बाद ही उन्हें फ्रीडम मिला है। इनके अंदर से फ्रीडम क्यों निकल रहा है मरने के बाद? बड़ा अजीब है। चलो छोड़ो, कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अब वापस दिखाया जाएगा अपना फेंगयुआन का सीन। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, हु इमॉर्टल बेस्टलैंड, डांगहुन पैलेस। फेंगयुआन ने अपना मॉन्स्टरस हाथ धीरे से वापस लिया। ज़ेंगलिंग की सोल बिल्कुल वीक थी, हवा में हल्की सी तैर रही थी। ज़ोज़ोंग ने एग्रीमेंट तोड़ दिया था, इसलिए उसकी सोल ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ज़ेंगलिंग का बॉडी खत्म हो गया था लेकिन सोल बची थी। फेंगयुआन ने उसे चुपके से अपने इमॉर्टल प्रेमेसी में स्टोर कर लिया था,
और फेंग युआन ने डोंग फेंग, चांग फेंग की विज़डम पाथ, इनहेरिटेंस से सोल पाथ और एनस्लेवमेंट पाथ भी थोड़ा बहुत मतलब एक तरीके से अटेनमेंट मिल गई थी, ज्ञान मिल गया था भाई को। फेंग युआन ने इमॉर्टल किलर मूव मैरिड सेल्फ को बार-बार लाइट ऑफ विज़डम पे अपग्रेड किया था। उसमें कई सोल पाथ मॉर्टल वो भी ऐड किए थे जिससे वो सोल को पकड़ पाए और ताई बंशन को शायद पता ही नहीं चला। इस सेटअप के चलते फेंग युआन का जायंट हैंड किसी को मारता तो इंजर्ड सोल ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाती। बाकी लोग समझते हैं कि सोल डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन रियल में फेंग युआन उसे सीक्रेटली कैप्चर कर लेता। ताई बाई युएनशेंग तक को ये फील नहीं हुआ था क्योंकि उसके पास इमॉर्टल लेवल इन्वेस्टिगेट मूव नहीं था और फेंग युआन ने उसे बताया भी नहीं। गु इमॉर्टल की सोल की वैल्यू नॉर्मल मॉर्टल सोल से काफ़ी ज़्यादा होती है। फेंग युआन ने अभी-अभी पहला सोल सर्च कंप्लीट किया था। फेंग युआन कहता है, ये फेदरमैन वेस्टर्न डिज़र्ट के ग्रीन हेवन फ्रेगमेंट वर्ल्ड में जनरेशन से रह रहे हैं, इसलिए इनकी सोच इतनी पुरानी है। स्लेवरी से मर जाना इनके लिए बेटर था। फेंग युआन कहता है, व्हाइट सी शॉटवो, ये बंदा कौन है? इतने पावरफुल मेथड यूज़ किए, इवन सैक्रेड फेदर सिटी के सीज कर दिया, यानी उसको एक तरीके से सीज कर दिया गया, यानी मतलब बंद कर दिया जाता है ना कि अब उन पे कब्जा कर लिया गया, सीज कर दिया गया, बंद कर दिया गया और इमॉर्टल गु हाउस भी रोक दिया। कौन थे ये व्हाइट सी सातवो? ये वही कहानी बताई जा रही थी जब ये जो फेदरमैन थे ताई बंशन के ब्लेसलैंड में आए कहाँ से थे? अपने घर से ही तो आए थे और इनके घर पे अटैक हो गया था। तो ये जिन लोगों ने एनिमी ने अटैक करा था वो व्हाइट सी शातुओ वाला बंदा वही था। फेंग युआन कहता है, वेस्टर्न डिजर्ट भी फुल ऑफ हिडन मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है। ताई बाई ब्लेसलैंड वाली ट्रिब्यूलेशन काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ताई बंशेंक को दोनों फेदरमैन गु इमोटस के दाव मार्क्स मिले, एक रैंक 6 और एक रैंक 7, बढ़िया प्रॉफिट मिला है। फेंग युआन को भी सीक्रेट्स मिले थे। सैक्रेड फेदर सिटी का ओरिजिन लेट एनक्यूटी एरा से लिंक्ड था और स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल के टाइम का था। ज़ेंगलिंग के पास इमॉर्टल गु रेसिपी, किलर मूव्स और शायद पूरा गु इमॉर्टल इनहेरिटेंस भी हो सकता था। फेंग युआन कहता अगर लक सही चला तो मुझे ज़ेंगलिंग के सोल से स्ट्रेंथ पाथ इनहेरिटेंस मिल सकती है। बस एक प्रॉब्लम थी, मॉर्टल फेदरमैन। फेंग युआन उन्हें स्लेव बना के वेस्टर्न डिजर्ट के मार्केट में एंट्री प्लान कर रहा था। वेस्टर्न डिजर्ट में फेदरमैन स्लेव्स काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। सुपर फोर्स भी उन्हें कारवां में यूज़ करती है। फेदरमैन मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अब यहाँ पे फेंग युआन बताता है, सिर्फ शाओ क्लैन से काम नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में मैं उन पे डिपेंड करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है, इसलिए मुझे उन पे मतलब नहीं करना है। याद है ना जब वेस्टर्न डिजर्ट गया था तो शाओ क्लैन में एक बार भिड़ गया था। वो लोग एक स्पाइडर का हंट कर रहे थे तो फेंग युआन बीच में आके उँगली कर देता है, फिर उनसे डील करता है कि तुम्हें तो इस ये जो स्पाइडर वेब की ज़रूरत पड़ती है ना, तो मेरे से स्पाइडर ही ले लो डायरेक्ट, है ना? तो वहाँ से तो डील करके आ गया था। लेकिन अब वो कह रहा है कि सिर्फ़ उसके क्लैन पे ही इतना क्यों टिके रहना? कोई और भी तो सोर्स रहना चाहिए कि अगर वो धोखा दे दें या कुछ ना हो उनसे तो कोई और तो हो ना, थोड़ा रहे। जैसे अभी इमॉर्टल क्रेन सेट के साथ नहीं करा इसने, अब स्पिरिट एफिनिटी हाउस भी है साथ में, तो अब कोई प्रेशर नहीं बना सकता और आराम से अपना काम कर सकता है वो। फेंग युआन ने डिसीजन ले लिया कि डायरेक्टली स्लेव फेदर ये जो फेदरमैन है खरीदना ईज़ी है, एफिशिएंट होगा, यानी पहले से स्लेव फेदरमैन खरीदेगा। फेंग युआन ने पुरानी प्लानिंग छोड़ दी और दिमाग में नए प्लान सेट करने लगा। फेंग युआन के पास ऑलरेडी चेंज फ्रॉम इमॉर्टल गो था। उसने उससे वैग्युअली फेमर फेस में एकदम फ्यूज़ कर दिया था, यानी 2 चीज़ों को आपस में फ्यूज़ करके बनाया था। उसका प्लान था नए फेस में नॉर्थर्न प्लैंस ज़ॉम्बी अलायंस में घुसना और अपना प्रीशियस प्लान वापस ट्राई करना। लेकिन जब उसने फेरी लिशान से कॉन्टैक्ट किया तो एनालिसिस दिखा कि अब सिचुएशन रिस्की है। फेंग जिंग हुआंग ने जब से शाह हुआंग की आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट की थी, तब से नॉर्थर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया था। अननोन इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ के लिए एंट्री टफ हो गई थी। फेंग युआन कहता है, फेंग ज्यूजे, ओल्ड लॉर्ड कांग यांग और बाकी सब लोग डिसअपियर हो चुके हैं। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। फेंग युआन यहाँ सोचने लगा, अभी तो नॉर्थर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस का प्लान पे टिकना चाहिए या नहीं, या मेरे को छोड़ना चाहिए? यानी उसका प्लान ही था, याद है जब आपको ज़ॉम्बी अलायंस में वो लोग गए थे, ये फेंग युआन गया था तो वहाँ पे उसे एक चीज़ दिखी थी कि वहाँ पे एक इनहेरिटेंस छुपी थी या कुछ ऐसा छुपा था जहाँ पे वो भी जा नहीं सकता था, सोच रहा था बाद में जाएगा। मुझे उसका नाम नहीं पता, वहाँ पे गार्ड्स भी लगे हुए थे। जाने वाला था लेकिन गया नहीं था, तो शायद वहाँ का प्लान उसे करना है क्योंकि बहुत वैल्यूएबल जगह है, क्योंकि उसने बोला था चाहे मैं ज़ॉम्बी होता या ना होता मेरे को यहाँ आना ही था। तो देखेंगे कैसे वो वहाँ जाएगा। अभी या तो ये प्लान पे अपनाएगा या तो छोड़ देगा। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।